गुड इवनिंग। आज से हम लोग 71st बीपीएससी के लिए करेंट अफेयर्स क्लास के लिए जुड़ रहे हैं और टारगेट बैच के तहत हम पिछले एक वर्ष के करेंट अफेयर्स का पूरा रिवीजन करेंगे। सबसे पहले हम लोग जनवरी से लेके जो इधर मंथ चलेगा जून जुलाई अगस्त तक, यानी अभी तक के बीपीएससी के नोटिस के अनुसार 30 अगस्त को एग्ज़ाम होना है, तो लगभग 15 अगस्त तक का करेंट अफेयर्स प्रिपेयर करना अनिवार्य है। तो हम लोग इसमें से सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि 13 दिसंबर और 4 जनवरी को हमारा ऑलरेडी एग्ज़ाम बीपीएससी का हो गया है, 70 बीपीएससी हुआ था, तो संभवतः उम्मीद रखिए कि जो हमारा 1 जनवरी हुआ था, यानी जो मोटा मोटी 2025 का जो करेंट अफेयर्स है, ये हमारे लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। तो हम आगे कुछ दिनों तक इसी करेंट अफेयर्स की क्लास देखेंगे और करेंट अफेयर्स का इम्पोर्टेंस आप लोग जानते होंगे। जिन भी लोगों का पिछला बार 70 बीपीएससी में, क्योंकि पूरा का पूरा जो प्रश्न था वो हम लोग का वनडे एग्जाम टाइप के पूछा गया था, वन लाइनर टाइप के स्टेट फॉरवर्ड प्रश्न थे और उसमें करेंट अफेयर्स भी सीधे साधे एकदम डायरेक्ट फॉर्म में वन लाइनर थे। 4 जनवरी वाले प्रश्न को छोड़ दिया जाए तो 13 दिसंबर वाले प्रश्न में जो प्रश्न थे 13 दिसंबर को, उसमें 42 प्रश्न करेंट अफेयर्स से थे। कितने प्रश्न? 42 प्रश्न। पिछला क्लास जो हम लोग लिए थे वो यूट्यूब पे अपलोड भी है, उसमें हम दिखाए भी थे कि 42 प्रश्न करेंट अफेयर्स कर थे। यदि उसमें इकोनॉमिक्स वाली योजना और कुछ ऐसे स्थल जिसको ज्योग्राफी से जोड़ा जाए, और वो भी करेंट अफेयर्स के ही पार्ट थे क्योंकि वो चर्चा में थे, तो उससे देखिएगा अप्रॉक्स 50 के आसपास हमारे करेंट अफेयर्स का पार्ट, क्योंकि पॉलिटी का भी जो पॉलिटी में भी उन्हीं चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। जो अब मान लिया जाए कि आपसे पूछ दिया पॉलिटी में कि पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे, मान लिया जाए, तो उसके कॉरस्पॉन्डेंट में आपको देखना पड़ेगा कि क्योंकि अभी कुछ दिन पहले विधि आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है, तो हो सकता है कि इसी कॉन्टेक्स्ट में जो स्टैटिक पार्ट था हमारा फर्स्ट विधि आयोग वही पूछा है, तो इसका मतलब है कि वो भी कहीं ना हमारा करेंट अफेयर्स के अराउंड के आसपास घूमता फिरता है। तो इस हिसाब से पिछले बीपीएससी में से हमेशा हमारा बीपीएससी में 30 से लेके 35 प्रश्न हमेशा करेंट अफेयर्स का रहता ही है, 30 से लेके 35 प्रश्न के अप्रॉक्स। और इसमें से और पिछला बार 40-42 थे, कभी कभी इसमें 1-2 नंबर का आगे पीछे होते रहता है, यानी सिर्फ एक विषय से आपको 30 से 35 मार्क्स कन्फर्म हो जाते हैं। और इस बार का या हर बार का बीपीएससी का ट्रेंड कट ऑफ देखिएगा तो 90 के अप्रॉक्स जब से नेगेटिव मार्किंग हुआ है उसके आसपास सारा कैटेगरी कट ऑफ रहता है, और जो बॉयज़ हो गर्ल्स हो सारे लोगों का। तो 90 में से आप समझिए कि आपको 30 से 35 मार्क्स सिर्फ और सिर्फ करेंट अफेयर से आ जाते हैं। और इसके लिए करना क्या है, एक ही क्लास को 2-4 बार रिवाइज करके लगातार पिछले 6 महीने के देख लीजिए। वो करेंट अफेयर्स आसपास के घटनाओं से ही पूछता है, और 2-4 बार आप एक चीज़ को पढ़ लीजिएगा तो मेरे हिसाब से आप इस 35 प्रश्न में से 30 प्रश्न सही कर लीजिएगा। क्योंकि आप हिस्ट्री पूरा, मॉडर्न, मेडाइवल, एनिशिएंट पूरा पढ़िएगा, फिर बिहार स्पेशल हिस्ट्री पढ़िएगा, तब जाके 30 से 35 प्रश्न जो है वो आपके सोल्व होंगे। उसमें भी एक्यूरेसी आपके कितना रहेगा वो बाद के निर्भर है। उस पर बीपीएससी क्या पता कुंवर सिंह को कभी आरा के मान लेते हैं, कभी पटना के मान लेते हैं। जो हिस्ट्री पढ़िएगा तो बीपीएससी कहीं चाल है जी कि कुंवर सिंह को कभी वो आरा के मानते हैं और कभी पटना के मान लेते हैं। तो उस हिसाब से तो हिस्ट्री भी आप यदि आप पूरा पढ़िएगा तब जाके आपको 30 से 35 प्रश्न आपके होंगे। इस हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए करेंट अफेयर्स होंगे। करेंट अफेयर्स हम किस फॉर्मेट में पढ़ेंगे इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले हाँ मतलब 30-35 से अप्रॉक्स लगभग रहता है। तो हम इस बार करेंट अफेयर्स पढ़ेंगे कैसे, तो जो हर मंथ बाय मंथ यानी जनवरी से लेके जो हम लोग का अगस्त तक का करेंट अफेयर्स होगा, इसमें जो इम्पोर्टेंट घटनाक्रम हुए रहेंगे बिहार भारत नेशनल लेवल के, उस सारे घटनाक्रम को एक साथ पढ़ते जाएंगे। उसके बाद क्या होगा कि जैसे आपका हम जनवरी माह में मान लिया जाए कुछ युद्ध अभ्यास हुआ, कहीं तूफान आया, चक्रवात आया, उस टाइप का भी हम 5 को अभी पढ़ा दें और फिर 5 बाद में पढ़े तो वो आपका एक साथ नहीं हो पाएगा। तो हम क्या प्रयास करेंगे कि जैसे एक दिन हुआ तो हम क्या पढ़ाएंगे कि आपका जो युद्ध अभ्यास हुआ तो पूरा युद्ध अभ्यास एक दिन में पढ़ा दें। योजना कोई भी भारत सरकार बिहार सरकार के हाल में आया है तो उस सारा योजना को एक दिन पढ़ा देंगे।
उसके बाद जो इसी घटनाक्रम में हम नेशनल, इंटरनेशनल और साइंस रिलेटेड जो करंट अफेयर्स रहेगा उसको हम कवर करते चलेंगे। लेकिन स्पेशली होगा कि हम जो है साइंस टेक का स्पेशल करंट अफेयर्स पिछले 1 साल का लेंगे। साथ ही साथ सरकार, जो भी भारत सरकार, बिहार सरकार की योजना होगा उसका स्पेशल क्लास लेंगे, और बिहार बजट और भारत बजट इसका भी स्पेशल क्लास लेंगे, और बिहार बजट करंट अफेयर्स का एक अलग से क्लास होगा। तो इस हिसाब से लगभग हम पहले शुरुआत में एक मंथ में प्रयास करेंगे कि जून तक का करंट अफेयर्स आप जितना दिन में हो कि पढ़ लें। उसके बाद फिर आप स्टैटिक विषय पढ़िएगा और बाकी इसको साथ में रिवाइज करते चलिएगा। तो आज सबसे पहले हम लोग किस शिफ्ट में पढ़ेंगे तो आप लोग को समझ गया। तो आज सबसे पहले हम लोग जनवरी मंथ का करंट अफेयर शुरू करेंगे, और जनवरी मंथ में आप पिछले कुछ प्रश्न हाल फिलहाल में देखिएगा तो दूसरे स्टेट के योजना के बारे में हमसे प्रश्न कम पूछता है, और दूसरे देशों के अन्य घटनाक्रम के बारे में प्रश्न कम पूछता है। दूसरे देश में साइंस टेक में जैसे किस देश ने कौन सा उपग्रह छोड़ा है, कौन सा अंतरिक्ष स्टेशन बनाया है, उन सब सारी घटनाओं को वो ज़्यादा पूछता है। तो मतलब पिछले वर्ष का जैसे देखिएगा जापान के बारे में पूछा है, चीन के बारे में पूछा है कि इस देश ने या नासा ने कौन सा उपग्रह छोड़ा तो उसका क्या काम है। तो जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल का हमारा करंट अफेयर्स होता है उसमें साइंस रिलेटेड जो हमारा वेटेज रहता है वो बहुत ही ज़्यादा रहता है। तो इंटरनेशनल न्यूज़ में हम सबसे ज़्यादा प्रयास करेंगे साइंस टेक का कवर करने का। उसके बाद इन एक दो जो हमारा इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट होता है उसको भी पूछ लेता है। जैसे पिछला बार क्या पूछा था कि कतर के शेख कौन बने हैं, जो 70 बीपीएससी ख़त्म हुआ था उससे पूछा था कि कतर के प्रिंस या शेख कौन बने हैं। तो उसी तरह से कुछ कुछ ऐसी नियुक्ति हुई होगी जो हमारे आसपास नया नया चर्चा में रहा है, तो उस हिसाब से हम देखते चलेंगे। तो इस हिसाब से तो सबसे पहले हम आज देखेंगे, आज से पहला क्लास देखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हम लोग, यदि आप लोग लिखते चलिएगा तो लिखते भी चलिएगा स्टैटिक पार्ट। ये पीडीएफ भी आप लोग कब मिल जाएगा, लेकिन पीडीएफ कब मिलेगा, जिस दिन ये पूरा, जैसे 2 क्लास में शायद ही पूरा पढ़ा दे तो 2 क्लास ख़त्म होने के बाद ये आपको पीडीएफ मिलेगा। तो सबसे पहले और कोशिश कीजिएगा, हम खुद जिस तरह से मेहनत करते हैं एक अच्छा सा कॉपी लीजिए, उसमें मंथ बाय मंथ करंट अफेयर से लिखिए। इससे आपको क्या होगा कि याद रहेगा, क्योंकि 1 साल का करंट अफेयर्स आप सोचिएगा किसी एक बुक को एक बार पढ़ लेने से हो जाए, वो नहीं होगा। और पढ़ते चलिएगा तो लिखते चलिएगा तो 6 मंथ का करंट अफेयर्स लगभग 15 से 20 क्लास में आपका कंप्लीट हो जाएगा। और इसके साथ साथ हम इतना स्टैटिक पार्ट बताते चलेंगे कि आपका आसपास का घटनाक्रम भी आपका पूरा होते चला जाएगा। तो सबसे पहले हम प्रश्न है कि चीन ने, कौन सा देश, चीन ने दुनिया का सबसे तेज चलने वाली हाई स्पीड ट्रेन का प्रोटोटाइप क्या होता है कि उसका एक मॉडल तैयार किया है जिसका उन्होंने नाम रखा है CR450 लॉन्च किया है। यह मैगलेव ट्रेन है। मैगलेव ट्रेन के बारे में आप लोग जानते होंगे। इसके बारे में सबसे पहले लिखिए, ये जो मैगलेव ट्रेन होता है, आप लोग चुंबक मैग्नेट देखते होंगे, चुंबक। तो जो नॉर्मल हम लोग का पटरी होता है, जो ट्रैक्शन सिस्टम रहता है, जो भारत में या कहीं भी चलता है, तो इसमें क्या होता है कि रेलवे पटरी पे दौड़ती है। ये जो मैगलेव सिस्टम होता है इसमें जो है, जो हमारा रेलवे ट्रैक हुआ, इस रेलवे ट्रैक में भी चुंबकत्व लगा रहता है, और जो ट्रेन का जो व्हील रहता है, चक्का रहता है, उसमें भी व्हील लगा रहता है। और ये जिस सिद्धांत पे काम करता है उसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक लेविटेशन। ये आपसे पूछ सकता है किस सिद्धांत पे ट्रेन काम करता है, मैग्नेटिक लेविटेशन। अब हिंदी में इसको लिखिएगा तो चुंबकीय, इसको उत्तोलन कहते हैं। उत्तोलन मतलब क्या होता है, हल्का उठा हुआ, लिफ्ट। लेविटेशन क्या हुआ, जो मतलब इस सिस्टम में क्या होता है, जो मैगलेव ट्रेन होती है, जो हमारा ट्रेन सिस्टम, जो ट्रैक्शन सिस्टम है भारत का या अन्य देशों का, कि जो ट्रेन होता है और उसके चक्का, यानी ट्रेन और उसके पटरी दोनों के बीच में रेगुलर जो है कांटेक्ट बना हुआ रहता है, और उसमें घर्षण यानी फ्रिक्शन हुआ होता जाता है। इस ट्रेन में क्या होता है, मैगलेव ट्रेन में क्या होता है, इसमें जो ट्रैक्शन ट्रैक है और जो ट्रेन का चक्का, उस दोनों के बीच में कांटेक्ट नहीं रहता है। दोनों के बीच में मैग्नेट रहता है और वही एक दोनों को ऊपर उठाए रहता है। इससे क्या होता है, जो हमारा घर्षण कम होता है, इससे ट्रेन की गति अधिक हो पाती है। ट्रेन में जो विभिन्न प्रकार के, जैसे इसमें आपसे पूछ भी सकता है कि इसमें ट्रेन और ट्रैक के बीच में, जो चक्का के बीच में
ये संपर्क नहीं रहता है, घर्षण कम रहता है, इस वजह से लॉसेस कम होता है, जो हानि होता है ऊर्जा के रूप में वो कम होता है, जिससे ट्रेन तेज गति से चलता है। तो ये हो गया कि हम लोग का किस सिद्धांत पे ये काम करता है। इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, जिसको लिखना है लिख लीजिएगा, चुंबकीय उत्तोलन, इनको हिंदी में हम कहते हैं। तो मैग्नेटिक लेविटेशन याद रखिएगा, तो वो आपको अब यहाँ पे उत्प्लावन नहीं होगा, उत्प्लावन मतलब हो जाता है ब्यूएंसी, तो वो दूसरा सिद्धांत हो जाता है। तो यहाँ क्या होगा, मैग्नेटिक लेविटेशन। तो कौन देश ने लॉन्च किया है, चीन ने। देखिए अब ट्रेन की बात हम करते हैं, तो भारत जो ट्रेन है, तो ट्रेन का जो लेंथ है, लंबाई है, उसके मामले में भारत दुनिया में कितने नंबर पर है, चौथे नंबर पे। कितने नंबर पर है, पहले पर है चीन, उसके बाद कौन है, रूस, उसके बाद कौन है, यूएसए, उसके बाद कौन है, भारत। लिख लीजिए, ट्रेन के लंबाई यानी किसके, रेल नेटवर्क के मामले में, किसके मामले में, रेल नेटवर्क के मामले में भारत कितने स्थान पे है, चौथे स्थान पे। भारत में सबसे पहली ट्रेन कब बनी थी, कब चली थी जी, 1853 में। कहाँ से कहाँ तक चली थी, मुंबई से थाने के बीच में। प्रश्न आपसे पूछता है हिस्ट्री में कि जब भारत में सबसे पहली ट्रेन चली, तो उस समय भारत के वाइस, उस समय तो गवर्नर जनरल कहा जाता था। गवर्नर जनरल कौन थे, कौन थे जी, बताइए, लॉर्ड डलहौजी। कौन थे, लॉर्ड डलहौजी। पूछता जी हिस्ट्री में प्रश्न, भारत में जब सबसे पहला ट्रेन चला, तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, ये लॉर्ड डलहौजी थे। हम वायसराय क्यों नहीं कहते हैं, तो कब के अधिनियम से उसको वायसराय कहा जाने लगा, 1858, जो 1858 का अधिनियम था, उसके बाद से हम लोग इसको क्या कहने लगे हैं, वायसराय कहा जाने लगा है। तो भारत रेलवे नेटवर्क के मामले में चीन, रूस और यूएसए के बाद भारत विश्व में चौथे स्थान पे है, ठीक। और ये 1853 में पहली रेलवे चली थी मुंबई से थाने के बीच में। क्या, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में चला था, उस समय ये भारत के वायसराय थे। भारत में कितने रेलवे जोन है, 19 रेलवे जोन है। कितने रेलवे जोन है, 19। 18 रेलवे जोन है और एक कोलकाता मेट्रो है। तो 18वां सबसे लेटेस्ट रेलवे जोन कौन है, विशाखापत्तनम, दक्षिण तटीय रेलवे। जैसे हम लोग का पहले एक था जिसका मुख्यालय, जो दक्षिण रेलवे था जिसका दक्षिण रेलवे, और जो हम लोग का पूर्वोत्तर तटीय रेलवे था जिसका मुख्यालय भुवनेश्वर था, उस दोनों के भाग को काट करके दक्षिण तटीय रेलवे बनाया गया, जिसका मुख्यालय कहाँ है, विशाखापत्तनम। तो लिख लीजिए 18+1 रेलवे जोन है भारत में। तो 18वां रेलवे जोन कौन है, दक्षिण तटीय रेलवे। अभी रेलवे के मामले में भारत में कल देखे होंगे, भारत में एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ था 2008 में, उधमपुरा बारामूला रेल नेटवर्क परियोजना, जिसमें जो हमारा जो पहले जम्मू तक था, जिसमें कटरा स्थान आता है, तो कटरा तक पहले ट्रेन जाती थी, उसके बाद ट्रेन वापस आ जाती थी। अब जाके हम लोग का जो श्रीनगर का इलाका था वो रेलवे नेटवर्क से नहीं जुड़ा हुआ था, तब जाके एक चिनाब आर्क ब्रिज बना है और बारामूला उधमपुर रेलवे लिंक बना। ऐसे 66 या 67 बीपीएससी में बारामूला उधमपुर रेलवे लिंक परियोजना पे प्रश्न पूछ चुका है। उसी में जो ये उधमपुर बारामूला रेल लिंक परियोजना है, उससे किसको जोड़ेगा, कश्मीर को जोड़ेगा जम्मू से, यानी कटरा से। तो उस पर मोदी जी ने ट्रेन दिखाई और सबसे पहले वंदे भारत ट्रेन चलाया गया है। इसी में करंट अफेयर्स है कि जो भारत में पहले रेलवे होता है, ये जोन हुआ, जोन को बना जाता है डिवीजन में। किसमें बना जाता है, डिवीजन में। तो भारत में पहले 69 जोन थे। कितने जोन थे, 69 जोन थे। इस मंथ यानी मई महीने में, अभी जून है ना, तो मई महीने में भारत का 70वां रेलवे डिवीजन बना है। कौन सा बना 70वां रेलवे डिवीजन, जम्मू तवी रेलवे डिवीजन बना है, जो उत्तर रेलवे का भाग है। जैसे हमारे जोन है ना जी, तो जोन जैसे उत्तर रेलवे हुआ, दक्षिण रेलवे हुआ, दक्षिण तटीय रेलवे हुआ, तो उसी तरह हाँ पूर्वी मध्य रेलवे हुआ, तो उसी तरह उत्तर रेलवे है। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली। उसी उत्तर रेलवे के भाग के तहत हम लोग का रेलवे का 70 नंबर का डिवीजन बना है। क्या बना है, डिवीजन बना है। उसका क्या नाम है, जम्मू तवी डिवीजन। क्या नाम है, जम्मू तवी डिवीजन। तो ये हम लोग का हो गया रेलवे संबंधित सारी जो लेटेस्ट जानकारी है वो ये आपसे पूछ सकता है। उसके बाद एक चीन का कारनामा पूछ सकता है आपसे। चीन ने अपने जो BRI परियोजना है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना, वो जानते होंगे,
उस BRI परियोजना के तहत इंडोनेशिया में बुश ट्रेन शुरू किया है, जो सबसे स्पीड यानी तेज गति से चलने वाली ट्रेन है। तो कहाँ शुरू किया है? बुश ट्रेन आप लोग जानते हैं, जो बुश ट्रेन शुरू किया है इंडोनेशिया में चाइना के सहयोग से, ठीक। और भारत में किन दो शहरों के बीच जो है हमारा रेलवे लाइन बिछ रहा है सबसे तेज गति के लिए, जिसको हम लोग कौन मेट्रो ट्रेन कहेंगे? बुलेट ट्रेन। किन दो शहरों के बीच बना है? अहमदाबाद और मुंबई के बीच में। तो इसको भी आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि इसमें कहा जा रहा है कि 2027 या 26 से ट्रेन नेटवर्क दौड़ने चलेगी, क्योंकि इसमें 2-3 स्टेशन का निर्माण कार्य भी पूरा हो गया है। तो ये सारी जानकारी हुई कि रेलवे में 18+1 19 डिवीजन जोन है। ये उस जोन के तहत जो डिवीजन होता है, उस डिवीजन में भारत में 69 डिवीजन है, जिसमें 70वां डिवीजन जम्मू तवी पड़ा। जैसे मान लीजिए हम बोल देते हैं कि हम लोग का ECR, ईस्ट सेंट्रल रेलवे, जिसका मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर, हम लोग का जोन है। इसके तहत 5 डिवीजन है, जैसे दानापुर, उसके बाद सोनपुर, धनबाद एक है, उसके बाद धनबाद 4 हुआ ना जी, उसके बाद दानापुर, धनबाद, सोनपुर और एक ये मुगलसराय, ये भी जो है ECR के तहत आता है। तो यही डिवीजन, एक समस्तीपुर। तो ये 5 डिवीजन है किसके जोन में? किस जोन में? हाजीपुर जोन में, जिसका क्या है इसी तरह से डिवीजन बता होता है डिवीजन में। तो ये बात समझ में आ गया। तो ये बात हम लोग का हो गया पहले प्रश्न के बारे में। अब दूसरा होता है, इसको आप लोग ठीक कर लीजिएगा। दूसरा हम लोग का प्रश्न है कि इसरो ने, किसने? इसरो ने अपना ये सोर्स ने लिखा हुआ, स्पेस लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? स्पेस, स्पेस डॉकिंग मिशन, जिसका क्या नाम है? स्पेडेक्स। अब देखिए, ये एक ऐसा मिशन है, जैसे आप लोग जानते होंगे कि हम लोग चाह रहे हैं कि भारत अपना खुद का 2030 तक खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बना ले। 2028 तक हम लोग चाह रहे हैं गगनयान मिशन हो जाए कंप्लीट, और 2030 तक हम लोग चाह रहे हैं खुद का अंतरिक्ष स्टेशन हो जाए। तो जो हम 2030 तक खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बना लिए, तो उसमें आप लोग देखते होंगे कि अंतरिक्ष स्टेशन में क्या होता है कि एक विमान, एक यान होता है जो हमारे जो लो अर्थ ऑर्बिट होता है, यानी हमारे अंतरिक्ष से 300 से 400 किलोमीटर के बीच में जो कक्षा है, उस पर वो चक्कर काटते रहता है। तो वो हमेशा घूमते रहता है, वो तो स्थिर है नहीं। अब उसमें किसी यात्री को ले जाना है, किसी को लाना है, किसी को खाना पहुँचे। सभी कुछ दिन तक सुनीता विलियम और वो बुच जो बॉल बीच मोड़ थे, दोनों फंस गए थे, तो उनको वापस लाना था। तो उसको कैसे लाया गया? तो वही डॉकिंग और अनडॉकिंग प्रोसेस होता है। उसमें क्या होता है, एक विमान तेजी से घूमते रहता है और दूसरा विमान उसमें जाके डॉक करता है। तो डॉक किया क्या होगा? उसका वाला यात्री इस पे आएगा, इसका वाला यात्री उस पे आएगा। तो ये तकनीक दुनिया में इससे पहले 3 ही देश के पास था कि अंतरिक्ष में जाके हम 2 एरोप्लेन को आपस में सटा के यान को डॉक और अनडॉक कर लेंगे। तो वही भारत ने किया है अपने मिशन किससे? PSLV-C60 से किया है। इसके 2 भाग हैं, एक का नाम है चेजर, जिसका क्या नाम है? SDX-01, यानी स्पेस डॉकिंग 01, तथा टारगेट, यानी एक कुछ चेजर, एक रहेगा टारगेट और दूसरा उसमें चेज करते हुए दोनों उसमें अटैच हो जाएगा। अटैच होगा तो क्या होगा? इसका वाला यात्री इसमें या इसका वाला यात्री उसमें चल जाएगा। तो ये होगा हम लोग का, ये किया है डॉक और अनडॉक किया है। डॉक और अनडॉक मतलब एक बार उसमें अटैच किया है, फिर दूसरी बार उसको वापस हटाया है सफलतापूर्वक। इसको इस काम को करने वाला भारत, USA, रूस तथा चीन के बाद करने वाला भारत कौन सा देश है? चौथा देश है। तो ये आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि भारत ऐसा, और ये कब छोड़ा गया था? 1 जनवरी के आसपास छोड़ा गया था। और इसका क्या नाम था हम लोग का? किससे छोड़ा गया था? PSLV-C60 से छोड़ा गया था। तो ये करने वाला हिस्सा भारत का चौथा देश है। कुछ हम लोग जान लेते हैं। इसरो का स्थापना कब हुआ था जी? कब हुआ था? 15 अगस्त 1969। कब हुआ था? 15 अगस्त 1969। इसरो के जनक किसे कहा जाता है? विक्रम साराभाई। लिख लीजिए, इसरो के जनक, और यही इसरो के प्रथम अध्यक्ष भी थे। आपसे पूछ सकता है इसरो के जनक और इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? विक्रम साराभाई। तो इसरो रिलेटेड कुछ प्रश्न आपसे यहाँ डायरेक्ट हम लोग लिख ही लेते हैं। इसरो के स्थापना कब हुआ था? 15 अगस्त
69। ये पूछेगा किस विभाग के आता है, तो भारत का एक अंतरिक्ष विभाग है, उसी के तहत ये आता है, जिसके मंत्री कौन है भारत में भी वर्तमान में, जितेंद्र सिंह, ये मंत्री है। ये आपसे पूछ सकता है। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, विक्रम साराभाई। कौन थे, विक्रम साराभाई। इन्हीं को भारतीय अंतरिक्ष का जनक भी कहा जाता है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान का जनक कहा जाता है इनको, विक्रम साराभाई को। इन्हीं की पत्नी कौन थी जी, प्रसिद्ध भारतीय नृत्यांगना विक्रम साराभाई की मृणालिनी साराभाई, जिनकी कुल है ना जी, मृणाली साराभाई, इन्हीं की पत्नी थी विक्रम साराभाई की। तो इन्हीं के नाम पे योग इसरो ने अपना सबसे पहला उपग्रह कब छोड़ा है, PYQ आप लोग सोल्व किए होंगे, तो BPSC प्रश्न पूछ चुका है। इसरो ने अपना सबसे पहला उपग्रह कब छोड़ा था, उसका क्या नाम था जी, आर्यभट्ट नाम था। फर्स्ट उपग्रह कब छोड़ा था, उसका नाम था आर्यभट्ट, और इसका अभी 50 वर्ष पूरे हो गए। अब बताइए 2025 में उसके 50 वर्ष पूरे, इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है 19 अप्रैल 1975, लिख लीजिए। कब पूछा था, कब छोड़ा था, 19 अप्रैल 1975 को ये पूछा था, 19 अप्रैल 1975। किस देश ने इसको सहयोग किया था जी छोड़ने में, रूस ने छोड़ किया था। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी का क्या नाम है, रॉसकॉस्मोस। तो रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मोस के सहयोग से इसको छोड़ा गया। तो ये हो गया। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ये तो हो गया हमारे पहले अध्यक्ष, ये विक्रम साराभाई। अभी कौन से इनका अध्यक्ष है, 11वां अध्यक्ष। 11वां अध्यक्ष कौन बने हैं, वी नारायणन, ये भी जानते होंगे, वी नारायणन। इससे पहले जिस समय हम लोग का चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ था, उस समय कौन थे, के सिवन। यानी इससे पहले जो हम लोग के 10 नंबर के थे, जिनके समय में हम लोग ने छोड़ा था आदित्य L1 और चंद्रयान 3 को सफलता मिली थी, उसके डायरेक्टर कौन थे हम लोग के सिवन। ये भी लिख लीजिए, पूछ सकता है आपसे कि जिस समय हमारा चंद्रयान 3, उसके बाद आदित्य L1 मिशन और जो एक चंद्रयान 2 भी असफल हो गया था, तो उस समय हमारे कौन थे, 10वें अध्यक्ष कौन थे, के सिवन। 11वें अभी वर्तमान में कौन है, वी नारायणन। ये हो गया हम लोग का आर्यभट्ट, समझ में आ गया। उसके बाद इसरो का जो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है, ये कहाँ है, जिसको हम लोग एक कहते हैं हम लोग का। उसके बाद देखिए ये लिख लिए, अब अंतरिक्ष में अनुसंधान करने के लिए, रॉकेट छोड़ने के लिए, रॉकेट जो उसको हम लोग उपग्रह कहते हैं, उसको छोड़ने के लिए उपग्रह केंद्र बने, प्रक्षेपण केंद्र बने होते थे। प्रक्षेपण केंद्र भारत में कहाँ बने हुए हैं, श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है जी, श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है, यह है हम लोग का श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। इसके पास कौन सा झील है, पुलिकट झील। ये भी प्रश्न बहुत सारे एग्जाम में पूछ चुका है कि जो हमारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है वो किस झील के पास है, पुलिकट झील के पास है। उसके बाद भारत में दूसरा उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र, सेकेंड उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र मोदी जी ने बनाने की घोषणा की है। कहाँ बनेगा, कुलारी सेखीपट्टनम तमिलनाडु में। कहाँ बनेगा, कुलार सेखीपट्टनम पट्टिनम, कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में। और फिर इसी साल 2025 में इसी के तहत जो तीसरा हमारा प्रक्षेपण केंद्र बनेगा, उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र। ये तीनों करंट अफेयर्स है, ये तो स्टैटिक पार्ट हो गया। हमारे पास पहले से एक हमारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र बना हुआ है। यहाँ से क्या छोड़ा जाता है हम लोग का, उपग्रह। दूसरा उपग्रह यहाँ पे भार, इसका भार ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा उपग्रह छोड़ने में समस्या आ रही है। उसके बाद आप लोग जानते हो कि हम लोग का जो इसरो है वो बहुत सारे विदेशी कंपनियों का भी रॉकेट छोड़ता है। उसके बाद वर्तमान समय में हमारे अंतरिक्ष जो नीति आई थी 2023 की अंतरिक्ष नीति, उसमें हम लोग ने निजी क्षेत्र की भी जो कंपनियां हैं उसको भी हमारे अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रवेश दे दिया। तो अब निजी कंपनियां भी उपग्रह छोड़ेगी, तो उसके लिए हम लोग क्या किए हैं, छोटे छोटे उपग्रह बनाने के लिए कुलारी सेखीपट्टनम जो हमारा जगह है तमिलनाडु में, ये डिस्ट्रिक्ट का क्या नाम पड़ता है, तूतीकोरिन, गाँव का नाम है कुलार सेखीपट्टनम। इसी जगह पे जो हम लोग का दूसरा उपग्रह प्रक्षेपण सैटेलाइट स्पेक बनाया जाएगा। और तीसरा प्रक्षेपण केंद्र बनाने की घोषणा फिर हुआ है। ये जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है इसी के बगल में सेम जगह पे बनाया जाएगा तीसरा। तो ये भी घोषणा कब हुआ है,
2025 में ये घोषणा हुआ है, और ये घोषणा कब हुआ था? 2023-24 में, ठीक। और ये हुआ था 2025 में। तो ये हो गया हम लोग का इसरो रिलेटेड करेंट अफेयर्स। क्या? कुलारसेक्कीपट्टनम, तमिलनाडु, तूतीकोरिन जी डिस्ट्रिक्ट का नाम है। तूतीकोरिन नाम सुने होंगे आप लोग, तमिलनाडु का डिस्ट्रिक्ट है। हाँ, तो तूतीकोरिन है, तो वहीं का डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु। ये हो गया हम लोग का, अब ये हम लोग का हो गया। चलिए अगला है, हम लोग जानते होंगे, जैसे हम लोग 4-5 को डिक्शनरी, से कुलिन्स डिक्शनरी है, उसके बाद ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है। तो ये हर साल क्या करता है, अपना एक शब्द को, उस शब्द का बर्ड ऑफ द ईयर घोषित करता है कि ये बर्ड इस साल सबसे ज़्यादा चिंता टेंशन में रहा, या चर्चा में रहा, या इस बर्ड ने आदमी को सबसे ज़्यादा परेशान किया, या किसी वजह से समस्या आई। तो ऑक्सफोर्ड ने कौन शब्द को बर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? ये बर्ड ऑफ द ईयर किसको घोषित किया है? ये घोषित किया है ब्रेन रॉट को। बच्चे सब जो होते हैं, तो बच्चे शब्द जो सोशल मीडिया का यूज करते हैं, और उस सोशल मीडिया से उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, उसको दर्शाने के लिए हम लोग एक स्पेशल शब्द यूज करते हैं, उसका नाम है ब्रेन रॉट। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि नहीं शब्दावली में कि ब्रेन रॉट का निम्न में से क्या अर्थ है? बच्चों का सोशल मीडिया पे प्रभाव, दिमाग की एक बीमारी है, या मस्तिष्क का एक बुखार है, इस टाइप का कुछ ऑप्शन दे के आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकता है। तो ये क्या है? ये प्रभाव बताता है कि बच्चा जो शॉर्ट टर्म में रील्स देख रहा है और सोशल मीडिया देख रहा है, तो उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, उसको बताने के लिए क्या किया है, ये बनाया है। अब अगला जो है हम लोग का केरल, अगला प्रश्न है केरल, वायनाड का जो भूस्खलन हुआ था, लैंड स्लाइडिंग हुआ था केरल में कुछ दिन पहले, आप लोग जाने थे, वायनाड में, तो वहाँ पे हुआ था। तो वहाँ पे जो केंद्र सरकार ने है, वहाँ उसको गंभीर प्राकृतिक आपदा घोषित किया है। इससे फायदा क्या होगा? जब कोई राज्य सरकार या केंद्र सरकार किसी को भी प्राकृतिक आपदा घोषित करती है, तो उसमें क्या फायदा मिलता है? ये तो सबसे पहले केंद्र सरकार ने इसको गंभीर प्राकृतिक आपदा घोषित किया है। अब उसके पुनर्निर्माण में और पुनर्विकास में, उस एरिया में जो लैंड स्लाइडिंग हुआ, वहाँ पे लोगों का विस्थापन हो गया, वहाँ से लोगों को हटना पड़ा, पुनः वापस वहाँ बिजली, पानी, स्वास्थ्य सुविधा बहाल किया जाएगा, स्कूल बनाए जाएंगे, घर बनाए जाएंगे। तो उसमें जितने भी पैसा खर्च होगा, केंद्र जो बजट जो आएगा, उसमें केंद्र कितना देगी? 75%, स्टेट कितना देना पड़ेगा? 25%। तो ये उस समय, और अभी वायनाड की सांसद कौन है? नहीं, अभी वायनाड से राहुल गांधी तो रायबरेली से ना जी, वायनाड से उसकी बहन कौन है? प्रियंका गांधी वाड्रा। तो पहली बार चुनाव लड़ी भारत की, और पहली बार में वो चुनाव जीती है केरल के वायनाड सीट से हैं। राहुल गांधी ने दोनों बार दोनों जगह से चुनाव लड़ा, 2 सीट से। तो भारत के संविधान में ऐसा प्रावधान है कि यदि आप एक ही साथ लोकसभा के 2 सीटों से चुनाव जीत जाते हैं, तो आपको एक सीट 10 दिन के अंदर, मतलब 14 दिन के अंदर नोटिस देना पड़ेगा, और आपको छोड़ना पड़ेगा। तो उसमें राहुल गांधी ने वायनाड सीट छोड़ने की घोषणा की थी। तो ये हो गया हम लोग का गंभीर प्राकृतिक आपदा। जैसे देखिए, मध्य प्रदेश ने, कौन राज्य सरकार ने? एमपी ने लू को प्राकृतिक आपदा घोषित कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि अब जैसे हम लोग जानते हैं कि प्राकृतिक आपदा हुआ तो उससे सरकार घोषित किए रहती है कि जो व्यक्ति इस आपदा से मरेगा उसको 4 लाख की 5, जैसे बिहार में है, तो बिहार में सांप काटने को घोषित कर दिया है आपदा, क्योंकि बिहार में सांप काट के जो व्यक्ति मरता है उसको भी 4 लाख रुपया मिलता है। तो यदि एमपी ने उसी तरह से लू को क्या किया है? प्राकृतिक आपदा घोषित किया है। उसी तरह तो ये क्या हो जाएगा कि जिससे मतलब आपदा घोषित हो जाएगा, तो सरकार उसके लिए मुआवजा, उसके पुनर्विकास के लिए स्पेशल काम करेगी। तो ये हम लोग का हो गया। तो इसीलिए उसको हम लोग गंभीर प्राकृतिक आपदा घोषित किया है। कौन घोषित किया है? केरल में जो हुआ था वायनाड में। उसके बाद है भारत का पहला एकीकृत मतलब इंटीग्रेटेड अपशिष्ट प्रबंधन, मतलब शहर में जितने तरह का अपशिष्ट निकले जाएंगे, चाहे वो बायोडिग्रेडेबल और नॉन डिग्रेडेबल, ये 2 शब्द समझते हैं, बायोडिग्रेडेबल और नॉन डिग्रेडेबल, मतलब ऐसा चीज़ जो हम मिट्टी में रखें और कंपोज हो जाए, यानी वापस मिट्टी मिल जाए, उसको बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। और एक होता है नॉन डिग्रेडेबल। जैसे बायोडिग्रेडेबल मतलब हो गया हम लोग का, हो गया केला का पत्ता, सब्जी का छिलका, पेपर हो गया, ये सारे क्या चीज़ है? मिट्टी में वापस मिल जाएंगे। एग्जाम में ये 4-5 ऑप्शन दे देता है कि कौन डिग्रेडेबल है, कौन नॉन डिग्रेडेबल है, अधिकांश बच्चा गलत कर देता है। केमिस्ट्री का प्रश्न आता है तो उसमें से इसमें उसी में देता है डीडीटी देता है कि निम्न में से कौन सा जैसे डीडीटी
DDT हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सारी चीज़ क्या है, नॉन डिग्रेडेबल, यानी ये मिट्टी में वापस मिलते नहीं है। तो उसी तरह से तो जितने भी बायोडिग्रेडेबल और नॉन डिग्रेडेबल होंगे उन सारे अपशिष्ट को एक साथ एकीकृत प्रबंधित किया जाएगा। एक आप लोग प्रोसेस जानते होंगे, RRR, ये जानते हैं, रिसाइकिल, रिड्यूस और रीयूज। रिड्यूस, रिसाइकिल और रीयूज, जिसको हम लोग कहते हैं सर्कुलर इकोनॉमी, चक्रीय अर्थव्यवस्था। तो उसी के तहत यहाँ किया जाएगा। हाँ, तो रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, एक बीच में आता है रीबर्निश्ड, रीबर्निश्ड आता है। तो वो भी आता है कि आप कोई भी चीज़ आपका टूटा फूटा हो गया है, जैसे आपका मोबाइल है, तो उसी से फिर कुछ दूसरा चीज़ उसको बना दीजिए। तो 4R आ गया, लेकिन ये 3 इसी। तो ये एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन हो गया कि शहर में जितने तरह के कचरा होंगे या जितनी तरह के भी मतलब अपशिष्ट निकलेंगे, चाहे वो मानव वेस्ट हो, चाहे वो जंगली वेस्ट हो, घरेलू वेस्ट हो, सभी तरह को ये इंटीग्रेटेड रूप से किया जाएगा। और ये भारत का पहला शहर कौन बना है, यूपी का गोरखपुर। गोरखपुर से भी सांसद कौन है जी, रवि किशन, बीजेपी से सांसद है। अगला हम लोग का है भारत का पहला समुद्र पर बना कांच का बोस्टिंग आर्क ब्रिज। बोस्टिंग आर्क ब्रिज मतलब ऐसा ब्रिज जो वापस आया, जुड़ गया, खुल गया, उस टाइप का ब्रिज है। कहाँ उद्घाटन उसको जोड़ा गया है, तमिलनाडु के तिरुवल्लुर की प्रतिमा है, बनाया गया है कन्याकुमारी के पास तमिलनाडु में, वहाँ। तथा विवेकानंद रॉक मेमोरियल, ये तो नाम आप सुने होंगे, बहुत लोग घूमने गए होंगे। तो ये जो तमिलनाडु का जो, जैसे हम लोग जानते हैं ना कि एक यहाँ मूर्ति हुआ और एक वहाँ मूर्ति हुआ, दोनों के बीच में, तो उसी तरह जो तमिलनाडु का जो विवेकानंद रॉक मेमोरियल है और जो तमिलनाडु में तिरुवल्लुर की प्रतिमा है, इस तिरुवल्लुर की प्रतिमा को हम लोग क्या कहते हैं, बुद्धि की प्रतिमा कहा जाता है। इसको संज्ञा दी गई है बुद्धि की प्रतिमा। जैसे ये किसका है, तिरुवल्लुर की प्रतिमा। तो ये जो बुद्धि की प्रतिमा है, ये तिरुवल्लुर की प्रतिमा दिया गया है। उसी तिरुवल्लुर की प्रतिमा और विवेकानंद का जो रॉक मेमोरियल है, उस दोनों के जगह को जोड़ने के लिए भारत में कांच मतलब शीशा का बनाया गया बोस्टिंग आर्क ब्रिज बनाया गया है। और इसका उद्घाटन तमिलनाडु में किया। इसे मिरर प्राइड ब्रिज भी, मतलब ये शीशा टाइप का है और इस ये प्राइड ब्रिज कहा गया है। तो उसी तरह हम यहाँ लिखे हैं बुद्धि की प्रतिमा तिरुवल्लुर की। नॉलेज ऑफ स्टेचू किसको कहा जाता है, नहीं, बुद्धि ज्ञान की प्रतिमा लातूर महाराष्ट्र में बनाया गया, किसका, भीमराव अंबेडकर की। जैसे स्टेचू ऑफ यूनिटी किसका है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। तो उसी तरह से जैसे कि ये हम लोग का कुछ हो गया। तो ये हो गया कि भारत का पहला बोस्टिंग आर्क ब्रिज बनाया गया है। ये विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ है, तमिलनाडु में। अभी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, विवेकानंद के गुरु जी का क्या नाम था, स्वामी परमहंस। क्या नाम था, स्वामी परमहंस। विवेकानंद जी ने शिकागो में धर्म सम्मेलन में भाग लिया 1896 में, जी। उसके बाद विवेकानंद जी के जो गुरु थे परमहंस, तो इनके गुरु थे। और विवेकानंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं बताइए, 12 जनवरी, लिख लीजिए इसको। विवेकानंद जी के जयंती पे हम लोग 12 जनवरी को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, ठीक। अब देखिए ये हो गया हम लोग का। तो अगला प्रश्न, अगला है यूएसए ने, अमेरिका ने हाइपरसोनिक एंटी मिसाइल। अब देखिए यहाँ दो शब्द है, पहला है किसने, अमेरिका ने, उसके बाद क्या है, हाइपरसोनिक एंटी मिसाइल तकनीक डार्क ईगल का सफल परीक्षण किया है। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि ध्वनि की गति को हम लोग मैक में मानते हैं, किसमें मापते हैं, मैक में। तो जो एक मैक होता है उसको हम लोग सोनिक कहते हैं, एक मैक को क्या कहते हैं, सोनिक। उसके बाद एक मैक से कब रहेगा जो क्या कहेंगे, सब सोनिक, लिख लीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि हाइपरसोनिक क्या होता है। जैसे एक हुआ, एक से जो कम रहेगा, यानी एक से जो कम रहेगा, 0 से 1 के बीच में, इसको क्या कहेंगे हम, सब सोनिक। क्या कहेंगे, सब सोनिक। और जो एग्जैक्ट एक रहा इसको हम लोग क्या कहते हैं, सोनिक। और यहाँ से लेके 5 के बीच में क्या रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सुपरसोनिक। क्या कहते हैं,
सुपरसोनिक। और 5 मैक से जो प्लस गति रहती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइपरसोनिक। क्या कहते हैं, हाइपरसोनिक। इस 5 मैक से ऊपर वाले जो भी यान रहेंगे उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइपरसोनिक कहते हैं। अब इसी के तहत जो है अमेरिका ने हाइपरसोनिक मिसाइल का एंटी मतलब शुरू किया है। एक तो पहले दुनिया के कुछ ही देश हैं जिसके पास हाइपरसोनिक तकनीक से विकसित मिसाइलें हैं, उसमें है अमेरिका, चीन, रूस और एक उत्तरी कोरिया कहता है कि मेरे पास है। बाकी किसी अन्य देशों के पास हाइपरसोनिक तकनीक का मतलब हाइपरसोनिक तकनीक का बना हुआ मिसाइल नहीं है। भारत के पास भी नहीं है। भारत में भी अभी जो हम लोग हैं, जो सोनिक मिसाइल हम लोग का है, क्या नाम है उसका, ये अग्नि, उस पर हम लोग काम ही कर रहे हैं। उसी को आए, हाँ तो उसी को तो हम लोग अभी इस दिशा में काम कर ही रहे हैं। तो दुनिया में इन्हीं सब देशों के पास हम लोग का हाइपरसोनिक मिसाइल ऐसी होती है जिसकी गति ध्वनि की गति से 5 गुना अधिक होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइपरसोनिक। और ध्वनिक गति कितना है, 332 मीटर पर सेकेंड। कितना, 332 मीटर पर सेकेंड। ये हम लोग का ध्वनि की गति हुआ। ये 330 भी कहीं लिखाता है, 332 भी कहीं लिखाता है। 300 यानी ध्वनि की गति से 5 गुना अधिक ऊपर उड़ने वाली मिसाइल को हम लोग हाइपरसोनिक मिसाइल कहेंगे। तो इसी टेक्निक में कि कोई भी, अब ये देखिए हाइपरसोनिक मिसाइल कर भी लिया, अब जो है हाइपरसोनिक गति से कोई मिसाइल अमेरिका के ऊपर आके हमला करेगी तो उस मिसाइल को डिफेंस कैसे किया जाएगा, उस मिसाइल तकनीक को कैसे हवा में ही मार गिराया जाएगा, तो उसको हम लोग कहते हैं एंटी मिसाइल तकनीक। क्या कहते हैं, एंटी मिसाइल। जैसे S-400 ट्रैम्प है ये ना जी, जैसे अमेरिका का थार्ड है, THAAD थार्ड, रूस का जो S-400 है, भारत का पिनाका है। तो ये सब क्या है, एंटी मिसाइल तकनीक सिस्टम, जो मिसाइल को हवा में ही मार गिराता है। जैसे ये इजराइल का आयरन डोम है। ये सब 3-4 नाम लिख लीजिए। थार्ड हुआ अमेरिका का S-400, कहाँ का हुआ, रूस का, भारत का पिनाका, जिसको हम लोग पिनाका मल्टी बैरल लॉन्च सिस्टम कहते हैं। आयरन डोम कहाँ है, इजराइल का। तो ये सब जो तकनीक है इसको हम लोग एंटी मिसाइल तकनीक कहती है, हवा में ही मिसाइल को, ड्रोन को मार गिराता है। तो अभी इन सब चीज़ों में हम लोग क्या कहते हैं, जो ध्वनिक गति के बराबर से सोनिक, सब सोनिक तक, या कुछ कुछ देशों ने सब सुपरसोनिक तक के मिसाइल मतलब एंटी मिसाइल तकनीक विकसित कर लिया। लेकिन हाइपरसोनिक तकनीक से मिसाइल, एंटी मिसाइल तकनीक विकसित किसने किया है, अमेरिका ने। और उसका नाम क्या दिया है, डार्क ईगल। यानी अमेरिका के ऊपर कोई देश हाइपरसोनिक मिसाइल से भी हमला करेगा तो उसको हवा में मार गिराने की क्षमता विकसित करने का प्रयास कर रहा है। चलिए अब लिखिए, ये इस टाइप के प्रश्न आपको बहुत बार कंफ्यूजन करेंगे। कंफ्यूजन क्यों करेंगे कि इसमें बिहार के भी नाम से बहुत सारी पर्वतारोही हैं, जो बिहार में भी किसी जगह नाम आपको कंफ्यूज कर देगा कि बिहार की ये पर्वतारोही यहाँ चढ़ाई की है, ये किस जिला की है। यहाँ पिछला बार भी प्रश्न पूछा था जो सहरसा की थी, तो उनके बारे में पूछा कि ये किस जिला की है, तो उसके बारे में पूछा था। तो इस टाइप के ये प्रश्न आपसे पूछा सकता है। तो 7 महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही, क्या नाम है इनका, काम्या कार्तिकेयन। हाँ, और ये काम्या कार्तिकेयन कहाँ की रहने वाली है, महाराष्ट्र की। कहाँ की रहने वाली है, महाराष्ट्र। हाँ, तो दुनिया की 7 महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पे इन्होंने चढ़ाई किया है। तो दुनिया की 7 महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन कौन है वो भी याद होना चाहिए, तब न पता चलेगा कि 7 महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन कौन है। तो आप ही लोग बताइए, एशिया का कौन है जी, एशिया के महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं जी, हिमालय पर्वत श्रेणी का भाग है माउंट एवरेस्ट। कहाँ है, कहाँ है जी, नेपाल में। नेपाल में इसको सागर माथा कहा जाता है। उसके बाद हम लोग का आता है एशिया का जस्ट बगल में देश, हम लोग महाद्वीप है यूरोप। यहाँ का है माउंट एलब्रूस, आप नाम सुने होंगे, माउंट एलब्रूस। ये है 7 महाद्वीप की 7 सबसे ऊंची चोटी। उसके बाद लिख लीजिए दक्षिण अमेरिका, कहाँ है, जिसको हम लोग कहते हैं साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन है जी, माउंट एकांकागुआ। किस पर्वत श्रेणी का भाग है, एंडीज का। तो लिख लीजिए एकांकागुआ, कौन है, एकांकागुआ। ये किसका भाग है, एंडीज का। और एंडीज को हम लोग क्या कहते हैं,
दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है। क्या है? रेंज के हिसाब से, लंबाई के हिसाब से दुनिया की 7,000 से प्लस इसकी लंबाई है। दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, लंबी पर्वत श्रृंखला है दक्षिण अमेरिका। उसके बाद उत्तरी अमेरिका का क्या नाम है? ये लिख लीजिए इसको। हमारा जो पागल ट्रम्प भाई साहब हैं, हाउ डू मोदी और नमस्ते ट्रम्प, इस दो नारा ने भारत और अमेरिका दोनों को बर्बाद कर दिया। हाउ डू मोदी और नमस्ते ट्रम्प। तो ट्रम्प भाई साहब ने उत्तरी अमेरिका की जो सबसे ऊंची चोटी का नाम बदल दिया है। पहले इसका माउंट मैकिनले नाम था। क्या नाम था? माउंट मैकिनले। तो लिख लीजिए इधर, उत्तरी अमेरिका का चोटी, उसका नाम उन्होंने कर दिया माउंट डेनाली। क्या कर दिया है? क्या कर दिया जी? माउंट डेनाली। पहले इसका क्या नाम था? माउंट मैकिनले। इसी साल किए हैं। कौन किए हैं? ट्रम्प भाई साहब ने, डोनाल्ड ट्रम्प ने। और ये जो है अमेरिका का 50वां प्रांत है। क्या नाम है 50वां प्रांत अमेरिका का? अलास्का, जो रूस से खरीदा था। तो ये कहाँ है? अलास्का में है। ये हो गया हम लोग का एशिया, हो गया यूरोप, हो गया दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। अब एक हम लोग का महाद्वीप बढ़ गया है अफ्रीका महाद्वीप, जिसको हम लोग काला महाद्वीप का क्या बोले? उत्तर दक्षिण अमेरिका का हो गया एकांकागुआ एंडीज पर्वत श्रृंखला, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। और उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है? पर्वत चोटी सबसे ऊंची है माउंट डेनाली। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला की कौन है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की? रॉकीज। हाँ, रॉकीज है जो उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, रॉकीज। उस अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन है जी? किलिमंजारो। कौन है? किलिमंजारो। किस देश में है? तंजानिया में। और ये क्या है? एक ज्वालामुखी पर्वत है। ये भी लिख लीजिए। क्या नाम है इसका? किलिमंजारो। क्या नाम है? किलिमंजारो। और ये किस देश में है? तंजानिया में है। ठीक। और ये कैसा पर्वत है हम लोग का? ज्वालामुखी पर्वत। अगला हम लोग का है जो हम लोग का दक्षिण महाद्वीप, दक्षिण जो ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव के पास कौन सा महाद्वीप है? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी कौन है जी? माउंट विंसफ मैसिफ। नाम आप लोग सुने होंगे, माउंट विंसफ मैसिफ। यही है अंटार्कटिका महाद्वीप जो दक्षिण ध्रुव के पास है। और सबसे हमारा पड़ गया ऑस्ट्रेलिया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सुखाड़ महाद्वीप या प्यासो भूमि का महाद्वीप या कंगारियों का महाद्वीप। इसको क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया। तो याद है। तो इसकी पर्वत चोटी कौन थे? माउंट कॉस्कियस है ना जी, माउंट कॉस्कियस जिसको हम लोग कहते हैं, माउंट कोजिस्कियस। इसका प्रोनाउंसिएशन आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का है। स्पेलिंग ऑप्शन में तो भाई ABCD 4 गो में से एक चूज करना है ना, तो जो चूज करना रहेगा वो माउंट कोजिस्कियस नाम से कुछ रहेगा। तो ये हम लोग का हो गया विश्व के 7 महाद्वीप और उसकी सबसे ऊंची चोटी। ये बात याद रह गया। चलिए आगे अब हम देखते हैं पेंगोंग झील। क्या नाम है? पेंगोंग झील। ये किस फिल्म का सीन इसमें शूट हुआ था? 3 इडियट का जो रणछोड़ दास चाचा जो ब्लास्ट में जाता है खोजने के लिए उसको, तो जो झील के पास मिलता है वो कौन सा झील है? यही पेंगोंग झील है। उस पर भारत और चीन के बीच इसमें लड़ाई होता है। LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेके इसमें बात होता है। एक LOC है लाइन ऑफ कंट्रोल जो भारत और पाकिस्तान के बीच, और एक LAC है जो भारत और चीन के बीच है। तो जो हम लोग का पेंगोंग झील है उसके पास भारतीय सेना ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है। कि हम लोग वीरता के प्रतीक के रूप में किसको अपनाते हैं? छत्रपति शिवाजी महाराज को। इनको कहा जाता है कि इन्होंने भारत में प्रथम हिंदू सेना के रूप में विकसित किया था। छत्रपति शिवाजी महाराज के दरबार में 8 मंत्रियों का समूह रहता था। उसको क्या कहते थे? अष्टदिग्गज। क्या कहते थे?
इनके दरबार में जो रहते थे उनको हम लोग क्या कहते थे, अष्ट दिग्गज। इन ये था क्या, 8 मंत्रियों का समूह था। क्या था, 8 मंत्रियों का समूह था। उसके बाद आप लोग सुने होंगे अष्ट प्रधान। क्या था, ये किनके दरबार में थे जी, ये 8 कवियों का समूह था। क्या था, 8 कवियों का समूह था, या कवि मतलब दरबारी जिसको हम लोग कहते हैं। 8 कवियों का अष्ट प्रधान ये किसके थे, जो हमारे दक्षिण भारत में जो विजयनगर साम्राज्य था उसके राजा कृष्णदेव राय, तो उनके दरबार में थे ये अष्ट प्रधान। क्या था, राजा कृष्णदेव राय। फिर एक नवरत्न की बात आती है, किसकी आती है, नवरत्न की। तो नवरत्न 2 जगह आपको मिलेगा। एक मिलेगा हम लोग का गुप्त वंश में, जो चंद्रगुप्त थे उनके दरबार में नवरत्न, जिसमें छपनक घटकड़पर शंकु ये सब आते थे, तो वो था हम लोग का नवरत्न। एक नवरत्न आता है राजा अकबर मुगल दरबार में, जिसमें थे राजा टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, नीम हकीम, वो सब नवरत्न, तो उनको हम लोग कहते हैं नवरत्न। तो ये 2 नवरत्न मिलते हैं। तो वो था अलग अलग जो कलाकार होते थे उनका समूह, ये होता था अलग अलग नवरत्न। तो ये हम लोग का हो गया अष्ट दिग्गज, अष्ट प्रधान, नवरत्न, नवरत्न। उसके बाद कहता है त्रिपिटक और त्रिरत्न। त्रिपिटक हो गया जैन धर्म, त्रिरत्न हो गया बौद्ध धर्म, जिसमें बुद्ध धर्म और संघ थे। बौद्ध धर्म हो गया, उधर है त्रिपिटक। तो ये हम लोग का हो गया इधर। अब अगला है भारत ने 2000, अब अगला हम लोग का है, ये भी इस बार प्रश्न लिख लीजिए, स्टैटिक या किसी तरीके से एग्जाम में बार बार पूछता है। इसे तो स्टैटिक के रूप में बीपीएससी PYQ में एक बार इसको पूछ चुका है कि भारत ने, सरकार ने 2029 तक, कब तक, 2029, अंटार्कटिका कहाँ है, अभी बताए थे कहाँ अंटार्कटिका है, दक्षिणी ध्रुव के पास है। और यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी अभी कौन बताए थे, माउंट विंसेप मेसिफ। तो यहाँ पे जो है अपना अनुसंधान केंद्र मैत्री-2 लॉन्च करने का घोषणा किया है। क्या लॉन्च किया है, मैत्री-2। इससे पहले भारत ने अपना कितना स्टेशन वहाँ बना चुका है, 3। इससे पहले कौन बना चुका है, भारत ने 3। सबसे पहले भारत ने यहाँ पे बनाया था दक्षिण गंगोत्री, 1983-84 के पास। क्या बनाया था, 1983-84 के पास दक्षिण गंगोत्री। उसके बाद जो हम लोग का ये मैत्री-2 हुआ, ये कब से काम शुरू करेगा, 2029 से। तो मैत्री-1 कब बनाया गया था, मैत्री-1 कब बनाया गया था, 1988 से, ठीक। और फिर ये हम लोग का आया था भारती, ये भारती कब आया, बना था 2012 में। कब बना था, 2012 में। तो अभी क्या हुआ कि जो हम लोग का दक्षिण गंगोत्री था वहाँ पे तूफान उफान आया, बर्फीला तूफान आया, दक्षिण गंगोत्री हम लोग का डूब गया। अब हम लोग का जो मैत्री है और भारती है, ये दोनों अनुसंधान केंद्र हम लोग का काम कर रहा है। और भारत सरकार ने कुछ कहा है कि तीसरा अनुसंधान केंद्र जो है वो हम लोग का अंटार्कटिका में बनेगा, मैत्री-2 नाम से, ठीक। ये हम लोग याद रखेंगे। पहला कब आया दक्षिण गंगोत्री, 1983-84। दूसरा मैत्री-1 आया था 1988 में। और सेकंड जो भारती था वो आया था हम लोग का 2012 में, ठीक। लिख लीजिए आप लोग। हाँ, भारती थर्ड हो गया। लिखे आप लोग। और भारत सरकार ने पिछले साल जो हम लोग का अमेरिका में जो भारती था, ये लिख लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो 2024 में वर्ष का करंट अफेयर्स है, जो 2024 में यहाँ पे भारतीय डाकघर जो काम करता है, तो भारती में जो भारतीय अनुसंधान केंद्र है वहाँ पे हम लोग का एक नया, जैसे हम लोग पिन डालते हैं, जैसे यहाँ का पिन है 800845 जो भी है इस एरिया का डालते हैं, वैसे जो अमेरिका, जो हम लोग का अंटार्कटिका में जो अनुसंधान केंद्र बना हुआ है, उसके लिए हम लोग ने अपना पिन कोड लॉन्च किया है MH1718, यही ना जी, MH, हाँ 1718। तो लिख लीजिए क्या पिन कोड लॉन्च किया है। तो आपसे पूछ भी सकता है कि MS1718 क्या है। तो जो हम लोग का भारतीय अनुसंधान केंद्र है ये 2012 में बना था, वहाँ पे भारतीय पोस्ट ऑफिस ने नया पिन कोड लॉन्च किया है, उसका क्या नाम था, MH 2018, 1718, MH 1718। अब ये क्या हुआ,
हाँ 1718। अब अगला है दक्षिण कोरिया, इसकी राजधानी कहाँ है? सियोल। क्या है? दक्षिण कोरिया राजधानी सियोल। कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया कहाँ है? अमेरिका का राज्य है, प्रांत है। F-13 रॉकेट से मिशन 425, ये नंबर सीरियल नंबर के हिसाब से मिशन 425 लॉन्च किया। इसका जासूसी उपग्रह लॉन्च किया है मिशन 425 के तहत। तो आपसे पूछा कि हाल ही में किस देश ने मिशन 425 के साथ जासूसी उपग्रह लॉन्च किया है, तो उसका क्या नाम है? क्या नाम है उसका? दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया 2024 में अपना खुद का अंतरिक्ष जैसे भारत में इसरो है ना जी, जैसे भारत में इसरो है, अमेरिका में नासा है, उसके बाद जापान का ये क्या बोलते हैं, रूस का रोसकॉस्मोस है, फ्रांस का CNS है, उसी तरह से जापान ने अपना खुद का बनाया है। उसका नाम क्या दिया है? कासा। क्या नाम दिया है? लिख लीजिए, KASA, कासा, कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। लिख लीजिए आप लोग, कोरिया लिखिए, कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसका नाम है कासा। और कब स्थापित हुआ? 2024 में। तो सबसे लेटेस्ट अपना स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन स्थापित करने वाला दोस्त कौन है? कासा। जैसे अमेरिका का नासा है, रूस का रोसकॉस्मोस, भारत का इसरो, जापान इसका फ्रांस का CNS है, उसके बाद क्या? हाँ जापान का जाक्सा, जापान का जाक्सा है, तो उसी तरह से है। तो ये क्या? जापान का जाक्सा ना, हाँ। और ये हम लोग का गया। दक्षिण कोरिया इस साल सबसे ज़्यादा चर्चा में क्यों था? कि दक्षिण कोरिया में जब वहाँ के राष्ट्रपति था, वो हटने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। उन्होंने हाँ, तो जो दक्षिण कोरिया के जो राष्ट्रपति थे इस बार, वो अपने देश में हटने के लिए तैयार नहीं था, और दक्षिण कोरिया में आपातकाल लागू किया गया था। फिर जाके राष्ट्रपति चुनाव दक्षिण कोरिया में हुआ है, और ली जे माउंग, लिख लीजिए, दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? ली जे मायुंग, ये बने हैं दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति। मायुंग, ठीक। अब लिखिए आगे, हम लोग लिखेंगे अगला, कॉफ़ी उत्पादन में नया डेटा आया है भारत के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का। विश्व में 7वें स्थान पर आ गया है कॉफ़ी उत्पादन में। किस उत्पादन में? कॉफ़ी उत्पादन में। और ये इसमें भी जो प्रश्न आपको हम बताएंगे, वो प्रश्न BPSC PYQ में पूछ चुका है। इसमें हम लोग पहले कॉफ़ी के बारे में देखेंगे। तो दुनिया में सबसे पहले कॉफ़ी उत्पादन में कौन सा देश नंबर 1 पे है? ब्राज़ील। नहीं, ब्राज़ील। ब्राज़ील जो है कॉफ़ी उत्पादन में विश्व में नंबर 1 स्थान पे है। हाँ, कॉफ़ी का 2 किस्म होता है, एक होता है अरेबिका, क्या होता है? अरेबिका, और एक होता है रोबिस्टा। नाम आप लोग सुने होंगे। तो ये प्रश्न आपसे BPSC मतलब एग्जाम में पूछ चुका है कि सबसे ज़्यादा विश्व में कौन सा कॉफ़ी होता है? अरेबिका। और ये कॉफ़ी होता है दुनिया के कॉफ़ी का 60%। और भारत में भी सबसे ज़्यादा यही कॉफ़ी होता है। कौन सा कॉफ़ी होता है? अरेबिका, लिख लीजिए। और भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन कौन राज्य करता है? कर्नाटक। तो भारत में कॉफ़ी उत्पादन में कौन स्थान पे है? फर्स्ट पे कर्नाटक, ठीक। और कर्नाटक कॉफ़ी उत्पादन के लिए जो पहाड़ी लाल बलुई मिट्टी होती है, या लाल दोमट मिट्टी, उस टाइप की मिट्टी इम्पोर्टेंट होती है। लिखे। उसके बाद आपसे 2 प्रश्न इसमें हमेशा पूछता है, जिसके जरिए आप लोग कंफ्यूजन होते हैं। वो 2 प्रश्न क्या है? एक प्रश्न हम लोग का इसमें होता है कि कॉफ़ी बंदरगाह और कॉफ़ी शहर, क्या नाम है? कॉफ़ी बंदरगाह और कॉफ़ी शहर। तो कॉफ़ी शहर किसको कहा जाता है? ब्राज़ील का कौन सा शहर नाम है? साओ पाउलो। आप लोग नाम सुने होंगे, साओ पाउलो। ये है, क्या नाम है इसका? कॉफ़ी, विश्व का कॉफ़ी शहर इसको कहा जाता है। और जहाँ जिस बंदरगाह, यानी जिस जो बंदरगाह है, वहाँ जहाँ से सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है, उसका नाम है सेंटोस। क्या नाम है? सेंटोस। तो कॉफ़ी बंदरगाह कहा जाता है सेंटोस को, और कॉफ़ी शहर कहा जाता है किसको?
साओ पाउलो को। ये बात याद रहेगा इतना, साओ पाउलो, साओ पाउलो है। हाँ, साओ पाउलो शहर हुआ और सेंटोस जो है वो बंदरगाह हुआ। और भारत में कॉफ़ी उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है? कर्नाटक। उसके बाद कॉफ़ी उत्पादन में भारत 7वें स्थान पे है, ब्राज़ील दूसरे स्थान में है। विश्व की कॉफ़ी की दो किस्म होती है, अरेबिका और रोबस्टा। रोबिस्टा, अरेबिका, अरेबिका सबसे ज़्यादा। भारत में भी कुल कॉफ़ी का 60-70% अरेबिका उपजाया जाता है और विश्व स्तर पे भी 60% अरेबिका कॉफ़ी उपजाई जाती है। इसका रीज़न है कि ये कम पहाड़ी ढलानों पे भी हो जाता है और ये थोड़ा थोड़ा अपना जो टेम्परेचर मैनेजमेंट होता है उसको भी ये झेल लेता है। इसलिए जो है ये ज़्यादा जलवायु सही अनुकूल है, मतलब जलवायु के अनुकूल अपने आप को थोड़ा एडजस्ट कर लेता है और इसका उत्पादन भी ठीक ठाक होता है। तो इसलिए अरेबिका की खेती विश्व स्तर पे सबसे ज़्यादा की जाती है। चलिए अपना अब है जिसको लेके इसरो खूब चर्चा में रहा, इसरो ने खूब इसके पेपर में आर्टिकल आप लोग पढ़े होंगे, इसरो को खूब महत्ता हुई विश्व के स्तर पे, वो हम लोग का है इसरो ने अपना 100वां, क्या नाम है, 100वां जो है अपना मिशन GSLV F-15 रॉकेट से, GSLV F-15 रॉकेट से NVS नेविगेशनल सैटेलाइट 02 उपग्रह लॉन्च किया है। तो आपसे पूछेगा कि इसरो का 100वां सैटेलाइट का क्या नाम है? NVS-02। और इसका क्या नाम था, उपग्रह यान का क्या नाम था? GSLV F-15। देखिए ये जो NVS है, नेविगेशन सैटेलाइट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? नेविगेशन सैटेलाइट। नेविगेशन मतलब जो जैसे हम लोग GPS काम करते हैं ना, तो GPS काम करने के लिए जिन जिन देशों के पास GPS है तो उसी के तहत हम लोग काम करते हैं कि जो नेविगेशन सैटेलाइट है उसमें हम लोग, इसके लिए हम लोग का NVS-02 है। भारत के पास अपना खुद का IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, फुल फॉर्म क्या है लिख लीजिए, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। इसके तहत कुल 7 उपग्रह होते हैं। कितने होते हैं? 7 उपग्रह। इस 7 उपग्रह का समूह भारत में होता है और इसको मोदी जी ने क्या नाम दे दिया है? क्या नाम दिया है जी? नाविक। क्या नाम दे दिया है? जैसे भारत का अपना अमेरिका का GPS है, क्या नाम है? लिखे आए। अब देखिए ये कि हम लोग का अब जो प्रश्न हम पूछे बता रहे हैं वो प्रश्न 69 में पूछ चुका था। ये हम लोग का हो गया, क्या नाम है इसका? इसमें टोटल IRN इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम में कुल 7 उपग्रह होते हैं। अब आगे जाके इसमें पढ़िएगा 3 उपग्रह होते हैं भूतुल्यांकी और 4 उपग्रह होते हैं भूस्थितिक कक्षाओं में, जिसको हम जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट कहते हैं। उसमें 3 और 4 उपग्रह होते हैं। तो ये IRNS हुआ हम लोग का, इसका नाम मोदी जी ने नाविक नाम दिया है, ठीक। और इसी के तहत जो NVS-02 सैटेलाइट है उसका इसमें दिया गया है। और दुनिया में किन किन देशों के पास अपना अपना नेविगेशन सिस्टम है, इस पे प्रश्न जो है पूछ चुका है। तो उसमें हम लोग जानते हैं भारत का क्या नाम है? नाविक। GPS किसका है? USA का है। उसके बाद एक होता है ग्लोनास। ग्लोनास किसके पास है? रूस के पास। किसके पास है? उसके बाद एक है बायदू। अभी दुनिया में GPS के बाद सबसे बड़ा तेजी से बायदू जो है वो पैर पसार रहा है। उसका क्या नाम है? बायदू किसका है? चीन का। और एक है गैलीलियो। क्या है? गैलीलियो। ये किस देश का है? ये है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, USA का। तो प्रश्न ऑप्शन में दिया था जिसमें आंसर नहीं होता जापान, क्योंकि वो जो 69 BPSC में प्रश्न था उसमें जाकर आप देखिएगा पूछा था कि निम्न में से किस देश के पास खुद का जो नेविगेशन सिस्टम नहीं है। तो उसमें भारत के पास खुद का नाविक है, जापान के GPS अमेरिका का है, ग्लोनास रूस का है, बायदू चीन का है और
ये किसका है? हाँ, जापान भी है। जापान के वो दूसरा ऑप्शन दिया था, और जापान के जो पास है उसका क्या नाम है? QZ SS, इसका नाम है जापान। तो ऑप्शन में शायद जापान आंसर था कि निम्न में से किस देश के पास है, तो वो जापान आंसर होगा, QZ SS। तो ये लिख लीजिए, हम लोग का इतने देश को पास क्या चीज़ है? नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। ठीक है, लिख लीजिए जी। अब आगे हम लोग देखते हैं इसी में जो इसरो का अलग अलग मिशन हुआ जो आपसे पूछा जा सकता है। उसमें पहला मिशन हम लोग का है PSLV C60, जानते होंगे आप, मई महीना में हुआ, और ये असफल अभियान रहा, हम लोग के लिए दुख की बात रही। ये बीच में पूर्णतः सफल प्रक्षेपण नहीं हो पाया, तो ये 61वां लैंडिंग था PSLV 60। PSLV जो C60 था उससे हम लोग का अभी ऊपर में लिखा है स्पेस डक्स मिशन हो गया, जिसमें एक चेजर था और एक टारगेट था, दोनों ने मिलकर डॉकिंग और अनडॉकिंग किया था। उसके बाद PSLV C59 से प्रोबा मिशन लॉन्च किया था, यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है उसी का ये प्रोबा मिशन था। क्या नाम था? प्रोबा मिशन। तो ये किससे हुआ था? PSLV C59 से। PSLV C58 से हमने एक्सप्लोरो सैटेलाइट मिशन, जिसको हम लोग कहते हैं एक्सपोसैट, लॉन्च किया था। उसके बाद PSLV C75 से हम लोग क्या लॉन्च किए थे? आदित्य L1, और SSLV D3 से ES083। ये हम लोग का कुछ जो हो गया हाल में अंतरिक्ष मिशन जिसको हम लोग ने लॉन्च किया। अब यहाँ दो तीन चीज़ आप लोग देख रहे होंगे बार बार आ रहा है। SLV एक होता है, ASLV, उसके बाद एक होता है PSLV, एक होता है GSLV, और अब काम हो रहा है RSLV पे। ये नाम आप लोग सुने होंगे। एक हुआ SLV, ASLV, PSLV, GSLV और R। जो हम लोग का शुरुआती चरण का उपग्रह था उसको हम लोग कहते हैं, पहला हुआ सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। जो हम लोग का शुरुआत चरण में जो एक होता है, देखिए ये लॉन्च व्हीकल्स एक तरह से उपग्रह टाइप का हुआ, मतलब मिसाइल टाइप का हुआ। मिसाइल जैसे हम लोग गए ना, मिसाइल में क्या पड़ता है कि मिसाइल में किस प्रकार का हम जो है हथियार रख दिए उसके। एक हुआ ये देखिए, ये हुआ, और एक होता है हम लोग का पेलोड। तो ये हम लोग का भाग हुआ। तो ये पेलोड में आप क्या भर के ले जा रहे हैं वो आप पे निर्भर करता है। तो जो हम लोग का पहला जो ये था ये जो रॉकेट वाला भाग था, इस रॉकेट, इसको हम लोग कहते हैं रॉकेट, और ये हुआ पेलोड। तो हम लोग का जो शुरुआती लॉन्च व्हीकल था SLV, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, ये हम लोग का था। इसमें बहुत ही कम दूरी के लो अर्थ ऑर्बिट में हम लोग अपना उपग्रह भेज पाते थे। जैसे हम लोग सुने होंगे रोहिणी जो उपग्रह था वो हम लोगों ने SLV से ही भेजा था। उसके बाद इसकी दूरी कम थी, भार क्षमता इसका कम था, 40 किलो वजन तक को ले जा पाता था और कम दूरी तक ले जाता था। फिर हमने अगला चीज़ उसको लॉन्च किया ASLV। ये थुक का ये महाराज। उसके बाद अगला हम लोग क्या लॉन्च किए? ASLV का फुल फॉर्म क्या होता है? आगुमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। हमने उसको अगला फॉर्म में लॉन्च किया। इसमें क्या किया, जो ये ईंधन था इसमें ईंधन के रूप में कुछ एक्स्ट्रा बूस्टर लॉन्च कर जोड़ दिए, कि जिससे हम लोग को ज़्यादा ईंधन मिल सके और हवाई जो हम लोग का रॉकेट था थोड़ा ज़्यादा ऊपर तक जा सके। तो उसमें हम लोग ने ASLV लॉन्च किया। उसके बाद आया हम लोग का PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। ये हम लोग का 4 चरण वाला, 1, 2, 3 और 4 चरण वाला लॉन्च व्हीकल्स है, जिसमें जो हम लोग का जो ये पहला, ये दोनों में रहता है ठोस, पहला और तीसरा में, और उसके बाद दूसरा और जो चौथा रहता है इसमें द्रव ईंधन भरा रहता है। ईंधन का नाम रहता है UDMH रहता है, डाइमिथाइल रहता है, अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्रोजन। UDMH ईंधन का रहता है उसमें भरा हुआ, और N2O4 नाइट्रस ऑक्साइड, टेट्रा ऑक्साइड N2O4 का इसमें मिश्रण भरा रहता है। तो ये हो गया हम लोग का PSLV। उसके बाद हम लोग ये भी जो है ये ज़्यादा ऊंचाई तक जे जाता है, और PSLV को भारत का या इसरो का हॉर्स पावर कहा जाता है। इसी ने सबसे ज़्यादा 104 उपग्रह को एक साथ अंतरिक्ष में छोड़ा था। उसके बाद हम लोग का आया था GSLV। PSLV का भी थ्रस्ट भार, जो मतलब पेलोड क्षमता होता है, वो कम है। दुनिया में सबसे ज़्यादा पेलोड क्षमता ले जाने वाला भारत से जो F9 रॉकेट है, फाल्कन 9 रॉकेट, ये सब जो है ले जाता है। तो PSLV का भी थ्रस्ट क्षमता कम था। उसके बाद हम लोगों ने GSLV लॉन्च किया। ये 3 चरण वाला ईंधन होता है। इसमें क्रायोजेनिक तकनीक पे काम करता है, जिसमें एक साथ गर्म और नॉर्मल टेम्परेचर, मतलब लो टेम्परेचर दोनों एक साथ एग्जिस्ट करता है, उसको हम लोग
क्रायोजेनिक कहते हैं -243 डिग्री सेंटीग्रेड। तो GSLV लॉन्च किया। उसके बाद हम लोग का आया अगला RSLV। RSLV को हम लोग कहते हैं रीयूज्ड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। जैसे हम लोग एक बार ले गए, जैसे इसको ले गए छोड़ दिए बर्बाद हो गया, इसको ले गए अंतरिक्ष में छोड़ दिए रह गया PSLV। थी ये सब क्या था कि अंतरिक्ष में गए छोड़ दिए वापस नहीं आएगा। जो RSLV रहेगा रीयूज्ड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, ये जो अंतरिक्ष में जाएगा तो ये वापस जो उपग्रह छोड़ने के बाद वापस आ भी जाएगा। इससे हम लोग को क्या होगा, जैसे हम लोग किसी अंतरिक्ष यात्री को वापस ले गए, वापस लेके आ भी सकते हैं उपग्रह, जो सेट रॉकेट है हमको बार बार बनाना नहीं पड़ेगा। तो इसलिए RSLV पे काम कर रहे हैं, इसको हुआ। और इसने हम लोगों ने इसको RSLV का नाम क्या दिया था, पुष्पक। आप लोग जानते होंगे पिछला साल का करंट अफेयर्स में चर्चा में था, जो हम RSLV विमान जो पुनः ले जाएगा और वापस आ जाएगा, जाएगा उड़ेगा वापस आएगा, तो इस टाइप के जो हम लोग का तकनीक था, जो यान था, उसको हम लोग ने पुष्पक नाम दिया था। पुष्पक क्या था याद आया, हमारे जो रावण महोदय हमारी सीता मैया को जो अपहरण करके ले गए थे, तो जो यान था उसको हम लोग क्या नाम दिए थे, पुष्पक विमान। तो उसी से प्रेरणा लेके RSLV था कि भाई तुम जाना वापस आ भी जाना लेके, तो वही था RSLV, इसका नाम दिया था। तो ये हम लोग का हो गया। उसके बाद हो गया, ये देखिए साइंस टेक का ही भाग है कि यूरोप ने भूमध्य सागर के भीतर क्यूबिक किलोमीटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप, एक टेलीस्कोप है जिसका नाम उन्होंने KM3N-NET रखा है। खाली आपसे पूछेगा KM3N-NET को किस देश ने या किस संस्थान ने लॉन्च किया है, तो यूरोप। ये एक प्रकार का टेलीस्कोप है जो समुद्र के अंदर भूमध्य सागर में स्थापित किया गया। कहाँ स्थापित किया गया है, भूमध्य सागर में। भूमध्य सागर से कितने देश सीमा बनाता है, 13 देश ना। तो भूमध्य सागर से ये इसको यूरोप ने स्थापित किया है। यह ब्रह्मांड कैसे बना, न्यूट्रिनो क्या है, न्यूट्रिनो कैसे बना है, ब्लैक होल क्या है, इन सब चीज़ों का अध्ययन कौन करेगा, हम लोग का टेलीस्कोप अध्ययन करेगा। तो ये हम लोग क्या हो गया, यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं ESA। और अंतरिक्ष वेधशाला इनुम ने भूमध्य सागर के भीतर क्यूबिक किलोमीटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप लॉन्च मतलब स्थापित किया है। परियोजना की शुरुआत, यह न्यूट्रिनो का अध्ययन करेगा। उसके बाद हम लोग कहा था कि भूमध्य सागर से कितने देश सीमा बनाता है, 13 देश। और भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी कहा जाता है, स्ट्रोम्बोली। किसको कहा जाता है, स्ट्रोम्बोली। और दुनिया में सबसे ज़्यादा भूकंप और ज्वालामुखी इसी भूमध्य सागर के आसपास आते रहते हैं। ठीक। एयर इंडिया घरेलू मार्गों पर इन फ्लाइट, मतलब फ्लाइट के अंदर वाईफाई सुविधा देने वाला सबसे पहला एयरलाइन बना है। क्या नाम है उसका, एयरलाइन इंडियन एयर इंडिया। अभी एयर इंडिया किस कंपनी के पास चला गया है, टाटा सन्स के पास, टाटा इसका मालिक चला गया है। अगला है भारत की पहली तटीय और वेडर पक्षी गणना। वेडर मतलब जो पक्षी जल के अंदर, जल के आसपास अपना प्रजनन करते हैं, जल के आसपास रहते हैं, उसको हम लोग वेडर पक्षी कहते हैं। तो पहली तटीय और वेडर पक्षी जनगणना जामनगर गुजरात में प्रारंभ हुई। और ये किस जिला में होगा, तो द्वारिका, जामनगर और मोरबी में होगा। ठीक। अब देखिए अगला हम लोग का है कि भारत का अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, इंडियन इंटरनल वाटर वेज अथॉरिटीज को हम लोग अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने वाराणसी में अपना नया 6ठा क्षेत्रीय कार्यालय खोजा है। मतलब जो हम लोग का अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण है उसका अपना अपना कार्यालय हुआ, उसी का अपना जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो खोला, 6ठा क्षेत्रीय कार्यालय। इससे पहले इसके 5 क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ कहाँ पर है। पहला है गुवाहाटी नॉर्थ ईस्ट के लिए, फिर है पटना, उसके बाद कोच्चि, फिर है भुवनेश्वर, उसके बाद कोलकाता। और इसकी स्थापना जो हम लोग का इंटरनल वाटर वेज अथॉरिटी है, जिसको हम लोग कहते हैं नेशनल इंटरनल वाटर वेज अथॉरिटी IWAN, इसकी स्थापना 1985 में हुआ। ये काम क्या करता है, हमारे भारत के अंदर जितने भी अंतर्देशीय नदी है, झील है, इस अंतर्देशीय नदी और झील के अंदर में हम जलमार्ग के जरिए, पानी के जरिए ट्रांसशिपमेंट मतलब मालवाहक जहाज, यात्री जहाज़ों का कैसे आवागमन कर सके, उसका ये काम करता है। जैसे भारत में भी टोटल कितने इनलैंड वाटर हैं, लगभग 100 के पास है, जिसमें भारत में भी देखते होंगे जो इनलैंड वाटर है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है वो हल्दिया से लेके जो जाता है हरिद्वार से हल्दिया के बीच में जाता है, किसी टाइप के। तो उसी का ये काम देख रेख काम करता है कि जो हमारे देश में जो इनलैंड वाटर है, अंतर्देशीय जलमार्ग है, उस पर
बेहतर मार्ग कैसे किया जाए ये होगा। इसमें देखते होंगे कि इसी के तहत जो है अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के तहत ही हमारा जो सारण का कालू घाट है, कहाँ है, कालू घाट सारण में, वहाँ पे क्या बनाया गया है, एक अंतर्देशीय बंदरगाह बनाया गया है जहाँ से ट्रांसशिपमेंट की सुविधा खोला गया है। तो ये बनाया गया है सारण के कालू घाट में। अगला है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, क्या नाम है, वाणिज्य और डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के द्वारा राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड, ये पहले नहीं था, तो ये राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया गया है। इसका कहाँ शुभारंभ किया गया है, इसको मुख्यालय बनाया गया है निज़ामाबाद तेलंगाना में, ये हल्दी बोर्ड बनाया गया है। तो ये नया बोर्ड गठन किया गया। जैसे भारत में आप लोग नाम सुनेंगे आलू बोर्ड है, शिमला में है ना जी, चावल अनुसंधान है कटक में, तो इसलिए जैसे लीची अनुसंधान कहाँ है, मुजफ्फरपुर में, तो इसलिए हम लोग का मखाना बोर्ड मिथिला में बनाने का घोषणा हुआ है। उसी तरीका से हम लोग का राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड कहाँ बनाया जाएगा, जैसे तंबाकू बोर्ड है, क्या नाम, जैसे एक तंबाकू बोर्ड है, तो आगे पढ़ाएंगे, तंबाकू बोर्ड का नाम अब बदल दिया गया है, तो आगे पढ़ाएंगे। ये जो राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में है उसका उसी तरह से राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड कहाँ है। और एक होता है डेका लौंग हल्दी या लोका लौंग हल्दी मेघालय, उसको जीआई टैग मिला है हाल फिलहाल में उस हल्दी को। तो ये हम लोग का एक आता है हल्दी घाटी का युद्ध और एक होता है हल्दी युद्ध। हल्दी जो है हम लोग जानते हो कि एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है, बहुत सारी बीमारियों में काम करता है। अमेरिका बहुत चालाक निकला, वो क्या किया, भारत का पुराना जितना भी हम लोग का पारंपरिक जो पुराने ग्रंथ है उस सब में हल्दी के महत्ता के बारे में चर्चा किया गया है। अमेरिका बहुत तेज निकला और हल्दी के गुणों का पेटेंट करा लिया अमेरिका। तो फिर भारत और अमेरिका के बीच युद्ध चला जिसको हल्दी का युद्ध कहा जाता है या हल्दी घाटी का युद्ध। ये भारत और अमेरिका बीच में चला और अंततः भारत का जो है जीत हुआ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कि जो WTO जो हल्दी है, हल्दी के गुणों का ज्ञान का ट्रेडमार्क किसके पास होना चाहिए, पेटेंट भारत के पास होना चाहिए। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा सकता है। और एक होता है हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में जी, जो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। अकबर के सेनापति राजा मान सिंह थे। तो ये हम लोग का हो गया हल्दी, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड। अगला है ये देखिए, जैसे देखिए ये है गणना विधि में बदलाव के कारण, ये भी प्रश्न लिख लीजिए, पूछेगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अब भारत के तटरेखा की लंबाई कितना हो गई है, 11,098.81 किलोमीटर। इस डेटा को पॉइंट और बिंदु के साथ याद कर लीजिए, प्रीलिम्स मेंस कहीं भी आपको लिखने में काम आएगा। जैसे हम लोग भारत का मैप बनाते हैं, तटीय मैप बनाते हैं, तो ये देखते हैं भारत का जो तटीय मैप बनता है ये ऐसे बनता है, हम लोग का बनता है ना जी, जो हम लोग भारत का मैप बनाते हैं तो ये देखिए कुछ इस तरह से भारत का मैप हम लोग बनाए ना जी। देखो भाई इस तरह से बनाए भारत का तटीय मैप। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि यहाँ से लेके गुजरात से लेके इस इलाका में भारत के कुल 9 राज्य, कितने राज्य भारत में सीमा बनाते हैं, किससे सीमा बनाते हैं, समुद्री सीमा, 9 राज्य। तो 9 राज्य जो समुद्री सीमा बनाते थे, तो पहले हम लोग क्या करते थे, जो आप लोग जानते होंगे जहाँ से हम लोग गणना करते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन का या EEZ का जो गणना करते हैं, तो उसमें एक सीधी रेखा खींच दिए इस टाइप का, और देखिए ये जो छूट गया, ये छूट गया, इस टाइप का सीधी रेखा छोड़ दिए, तो ये देखिए ये छोड़ दिया, ये लंबाई छूट गया। तो हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे, उस लाइन का लंबाई नाप लिए, उस हिसाब से हम लोग का कितना होता था, 7516.16 किलोमीटर। अब हम लोग गणना विधि में बदलाव किया, अब बोले हैं कि देखो जो तिरछा उर्छा लिखा गया है ये ऐसे हुआ है, ये सब लाइन हम अब सीधा लाइन खींच के गणना ऐसे करके नहीं करेंगे, ये जो सीधा लाइन ऐसे गया है, इस सारा लाइन का जो रेखा टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, वक्र रेखा है, उस वक्र रेखा का भी हम लोग गणना करेंगे। इसी गणना विधि में बदलाव के कारण जो है हमारी तट रेखा कितनी हो गई है, 11,098.181 किलोमीटर। ऐसा नहीं है कि मोदी जी ने बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान का कुछ कराची बंदरगाह हड़प लिया है, मिला लिया है, ये सब कुछ बात नहीं है। वही लोशन वही हल्दी है, उसको नया लपेट के नया बना दिया गया है, आदत है ऐसी। तो उसी प्रोसेस में ये काम किया गया है कि गणना विधि में बदलाव किया गया है। इससे फायदा क्या होगा हम लोग का, हम लोग एग्जैक्ट मात्रा में अपना जो भी आपदा प्रबंधन कार्य हुआ या गश्ती हुआ, सीमा सुरक्षा हुआ, समुद्री सुरक्षा हुआ, इसको मजबूत कर पाएंगे, उसके अनुसार अपना लोग काम।
अब जैसे मान लीजिए हम लोग को, आप लोग जानते होंगे सागरमाला परियोजना, इसका क्या काम है कि भारत के जो तटीय राजमार्ग है, जो हम लोग का सागरमाला परियोजना है, जैसे ये सागरमाला परियोजना का काम है कि जो तटीय राज्य है इसके चारों तरफ सड़क बनाते हुए जोड़ना, ये सागरमाला परियोजना का काम है। अब इसमें तो हम लोग जो सड़क बनाएंगे तो जो तिरछी रेखा रहेगी तो इसमें भी सड़क बनाएंगे जी, ऐसा नहीं कि भाई यहाँ से वो सीधा लाइन खींच दी हम सड़क मार्ग बना देंगे, ऐसा नहीं होगा। इसीलिए कोशिश किया जाएगा कि एस्टिमेशन सही हो, एस्टिमेशन कॉस्टिंग सही हो, सुरक्षा व्यवस्था बेहतर हो सके, इसलिए गणना विधि में बदलाव करके इसकी एग्जैक्ट लंबाई 11,098.81 किलोमीटर नाम कर दिया गया है। ये भी प्रश्न लिख लीजिए, क्योंकि जब भी इस टाइप का प्रश्न पूछा है, देखे हैं जवाहर सुरंग के बारे में पूछ चुका है, अटल टनल के बारे में पूछ चुका है 9.02 किलोमीटर जो है, अटल सुरंग के बारे में तो आपसे इतना भी पूछ चुका है कि पूर्वी पीर पंजाल श्रेणी में है कि पश्चिमी पीर पंजाल श्रेणी में है, देखे चुके हैं, पूछ चुका है अटल सुरंग के बारे में। दूसरी तरह कश्मीर के गंदरबाल जिले में गगनगीर ये जगह का नाम है, और सोनमर्ग, इस दोनों के बीच में जेड मोड़ मतलब इस टाइप का सुरंग रहेगा, यहाँ भी मोड़ है, यहाँ भी मोड़ है, इस टाइप का सुरंग का उद्घाटन किया गया है, पीएम मोदी ने किए हैं। और ये सुरंग जो है 6.5 किलोमीटर लंबा है, और इससे होगा क्या, जो जम्मू कश्मीर का जो गगनगीर और सोनमर्ग का इलाका है उस दोनों के बीच में दूरी जो है वो घट जाएगा, यानी कम हो जाएगा। और ये सुरंग कितना किलोमीटर है, 6.9 किलोमीटर। अब देखिए आगे है फ्लूक्योर वर्जीनिया, ये तंबाकू का एक किस्म है जो उच्च गुणवत्ता और सुगंधित किस्म है। तो ये आपसे पूछ सकता है कि फ्लूक्योर किसकी किस्म है, तंबाकू की, रजनीगंधा, या जो भी आता है, या जो भी हल्दी का, या जिस चीज़ का भी आपसे पूछ सकता है। तो फ्लूक्योर वर्जीनिया जो एफसीबी है, ये किसका किस्म है, ये क्या बोलते हैं, तंबाकू किस्म है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है, 1 मई। कब मनाया जाता है, 1 मई। और तंबाकू में कौन सा तत्व पाया जाता है, निकोटीन, उसी वजह से समस्या उत्पन्न होती है, जो भी बीमारी होती है तंबाकू में निकोटीन नामक एलिमेंट पाया जाता है। और वर्ल्ड टोबैको डे मनाया जाता है 1 मई को, ठीक। ये चलिए आए क्या, हाँ चलिए आगे हम लोग का एक, हाँ मजदूर दिवस भी 1 मई को ही मनाते हैं हम लोग, नहीं तो नो टोबैको डे 31 मई है तब, शायद नो टोबैको डे तब 31 मई है। हाँ 31 मई, सॉरी, नो टोबैको डे जो है वो 31 मई है, लिख लीजिएगा, नो टोबैको डे, सॉरी हम बोल दिए 1 मई, नो टोबैको डे 31 मई, ठीक, 1 मई को मजदूर दिवस। चलिए अब हो गया यूएसए, तो ये हमारे मोदी जी के देखा देखी जो हमारे नाम बदलने में माहिर हैं, तो उन्होंने कहा कि हम भी अब नाम बदलना शुरू करते हैं। तो उन्होंने सबसे पहला नाम बदला, जो मेक्सिको की खाड़ी थी, दुनिया की सबसे गहरी या लंबी खाड़ी कौन है, मेक्सिको की खाड़ी, उसका नाम अब क्या कर दिया उन्होंने, अमेरिका की खाड़ी। तथा जो माउंट डेनाली अभी बताए थे, अमेरिका की सबसे, या दक्षिण उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट डेनाली हो गई है। पहले इसका क्या नाम था, माउंट मैकिनले, क्या नाम था, माउंट मैकिनले, तीन दोनों का नाम कर दिया है। माउंट मैकिनले उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, या अलास्का प्रांत में स्थित है, ये बता ही दिया अभी कुछ देर पहले। तो ये दोनों नाम बदल दिया गया है। अब लिखिए रातापानी बाघ अभ्यारण्य, क्या नाम है, रातापानी बाघ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश को, कहाँ पे है, मध्य प्रदेश। इसको देश का 57th क्या है, ये जनवरी माह का ही करंट अफेयर्स है, इसलिए में 57th लिखा हुआ है, 57th नंबर का टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। अभी देश में कितने टाइगर रिजर्व है, 58, कितने हैं, 58। देखिए मध्य प्रदेश को भारत का टाइगर रिजर्व कहा जाता है, कहा जाता है, मध्य प्रदेश को भारत का टाइगर रिजर्व कहा जाता है। मध्य प्रदेश में टोटल 9 टाइगर रिजर्व है, कितने हैं, मध्य प्रदेश में टोटल कितना है, 9 टाइगर रिजर्व हैं, ठीक। अभी ये 57 है, जनवरी का ही है, तो इसीलिए इसको एक बता देंगे अभी आगे कौन बना है, भारत का। अब हम क्या बोल रही है, जनवरी माह का ही करंट अफेयर्स है। अब वो तो लाया गया है चीते को, हम बाघ की बात कर रहे हैं, तो वो तो पुणे नेशनल पार्क में है। तो जो रातापानी बाघ अभ्यारण्य है वो देश का 57th नंबर का बाघ अभ्यारण्य बना, टाइगर रिजर्व बनाया है।
देश में इससे पहले जो हम लोग का, इसके बाद जो 58 नंबर का टाइगर रिजर्व है ये बनाया गया है माधव टाइगर रिजर्व। क्या बनाया गया है? ये भी मध्य प्रदेश में है। तो ये 58 नंबर का हो गया, और मध्य प्रदेश में इसके मिला कुल कितना हो जाएगा? माधवपुर टाइगर रिजर्व। ये माधवपुर डिस्ट्रिक्ट का नाम है, माधवपुर टाइगर रिजर्व। ये देश का 58 टाइगर रिजर्व है माधोपुर। ये मध्य प्रदेश का नहीं, ये राजस्थान का टाइगर रिजर्व है। सही बात, माधोपुर टाइगर रिजर्व ये राजस्थान का टाइगर रिजर्व है, और ये देश का 58 टाइगर रिजर्व है, और मध्य प्रदेश में ये 8 ही होगा। इस तो देश में कुल कितने टाइगर रिजर्व इसके साथ हो जाएंगे? 57 नंबर का हो गया रातापानी, 58 नंबर का हो जाएगा माधोपुर टाइगर रिजर्व। ये हो गया हम लोग का, माधोपुर है राजस्थान में। उसके बाद हम लोग का 56 नंबर का टाइगर रिजर्व कौन सा हो गया? गुरु घासीदास। ये कहाँ है गुरु घासीदास? ये हम लोग का पड़ता है गुरु घासीदास, छत्तीसगढ़ में है। गुरु घासीदास तिमोर पिंगला वन्य अभ्यारण्य है, वो 56 नंबर का है। लिखिएगा तो आप लोग लिख सकते हैं। 57 हो गया रातापानी, 58 हो गया माधोपुर, 56 हम लोग का हो गया ये गुरु घासीदास तिमोर पिंगला वन्यवरण। और उसके बाद एक हम लोग को हो गया 55, ये हो गया। ये भी राजस्थान का नाम आप लोग सुनेंगे, धौलपुर करौली। ये दोनों जिला का नाम है, धौलपुर और करौली। तो धौलपुर करौली को हम लोग 55 नंबर का नाम दिए थे। और उसके बाद 54 नंबर का एक था जो मध्य प्रदेश में था, रानी दुर्गावती या वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश। तो ये हम लोग का हो गया। और विश्व भारत टाइगर दिवस हम लोग कब मनाते हैं जी? 29 जुलाई। 29 जुलाई। और टाइगर जो हम लोग का प्रोटेक्शन कार्यक्रम है 1973, बाघ संरक्षण जो हम लोग का कार्यक्रम है वो 1973 से शुरू हुआ है। ठीक। छत्तीसगढ़ जो है वो वनों को हरित जीडीपी मतलब अब वो अपना जब जीडीपी गणना करेगा तो वो पर्यावरण अनुकूल बातों को अपने आप में ध्यान रखेगा, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, और उससे उत्पादन से हम लोग उसमें जो लाभ होगा उसको क्या स्थिति रहेगी क्या रहेगी उसको भी जोड़ेगा। तो ये हम लोग को छत्तीसगढ़ ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बना है जो अपने राज्य में हरित जीडीपी को जोड़ेगा। उत्तराखंड भी इस काम को करने का प्रयास कर रहा है। तो ये हम लोग का हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ वनों को हरित जीडीपी से, जो जंगल है इस वन में, तो वन से जंगल से हम लोग का उत्पादन होगा तो उसका जीडीपी पे क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि हम किसी कोयला खनन के लिए जंगल को काट देते हैं तो उसका जीडीपी में फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उन सब चीज़ों को वन से जोड़ के, तो इससे क्या होगा कि हम लोग उसका इम्पैक्ट ये पढ़ पाएगा। अब है ऑस्ट्रेलिया में, ये भी आपसे पूछ सकता है, अभी कुछ दिन पहले बताए थे क्रायो प्रिजर्वेशन तकनीक, मतलब टेम्परेचर जो है वो -243 डिग्री सेंटीग्रेड जब होता है तो उसको हम लोग मतलब लो टेम्परेचर पे, जब सीधा क्रायो मतलब लो टेम्परेचर, तो हम लोग एक जानते होंगे जो शैवाल होता है और कवक, तो उसी के तहत जो कोरल जो बनता है उसमें शैवाल और कवक का सहजीवन अस्तित्व होता है। तो जो कोरल है, तो कोरल का जो बच्चा होता है बेबी होता है उसको जो है क्रायो प्रिजर्वेशन तकनीक से विकसित किया ऑस्ट्रेलिया ने। कौन विकसित किया है? ऑस्ट्रेलिया ने। हम लोग जानते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा कोरल द्वीप कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में ही है। कहाँ है? ग्रेट बैरियर रीफ, जिसका नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया है? और ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बीपीएससी पूछा है, मतलब कि बदल के ऑप्शन में, कि ये पश्चिमी उत्तर भाग में है कि पश्चिमी दक्षिण भाग में है। जैसे हम लोग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पढ़ते हैं तो इस टाइप का उसका नक्शा ऐसे बना देते हैं। तो ये हो गया हम लोग का पश्चिमी उत्तरी भाग और ये हो गया पश्चिमी दक्षिणी भाग। तो जो हम लोग का कोरल द्वीप है वो पश्चिमी दक्षिणी भाग उत्तरी भाग में है। तो याद रखिएगा दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन है? कोरल रीफ जो है वो ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ है, और ये वो है ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी उत्तर भाग में। ये फिर अभी बता ही दिए कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक जो परियोजना है उसके हिस्से के रूप में रियासी जिला,
जो जम्मू कश्मीर में है, देश का पहला केबल स्टेट, मतलब केबल जो तार होती है उस पर टिका हुआ जो ब्रिज होता है उसको ब्रिज हम लोग केबल स्टेट ब्रिज कहते हैं। उसी के तहत अंजी, ये खड पुल है अंजी, जो जो गड्ढा हुआ उसी के ऊपर केबल स्टे ब्रिज बनाया गया है, उसको अंजी खड रेल ब्रिज बनाया गया था। आपसे पूछेगा अंजी खड पुल का संबंध किससे है, तो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल परियोजना से। अब है कि हम लोग का पिक्सल कंपनी, क्या नाम है इसका, पिक्सल कंपनी भारत की प्राइवेट कंपनी है, गूगल द्वारा इसको समर्थन प्राप्त है। फायरलाइन समूह नामक भारत का पहला निजी उपग्रह समूह लॉन्च किया है। आपसे पूछेगा किस कंपनी ने भारत का सबसे पहला निजी उपग्रह लॉन्च किया है, तो उसका नाम है, कंपनी का नाम क्या है, पिक्सल, और उपग्रह समूह का क्या नाम दिया है, फायरलाइन। अब देखिए ये हम लोग का हो गया यूएनएससी। अभी देखिएगा डेली कल परसों या जब भी ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसके बाद जो है ये हम लोग के चर्चा में बना हुआ है। हाँ, जो यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, इस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य कौन कौन बना है, डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, सोमालिया और पनामा। तो इसमें जो पाकिस्तान बना है इसको लेकर काफ़ी चर्चा हो रहा है कि भारत जो अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसकी बातों को क्रिटिसाइज करेगा, तो उसी बात को लेकर यूएनएससी का अस्थायी सदस्य बना है। यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक भाग है, जैसे है ना जी, यूनाइटेड नेशन के 6 भाग है जी, महासभा, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, उसके बाद सुरक्षा काउंसिल, सामाजिक आर्थिक परिषद। तो इसका जो उसका 6 भाग है उसी 6 भाग में से एक कौन सा है, यूएनएससी है। तो इसमें टोटल 15 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं, 15 सदस्य। तो उसमें 15 सदस्य में होते हैं 5 + 10, ये 10 अस्थायी होते हैं और 5 अस्थायी होते हैं। इस 5 अस्थायी को हम लोग क्या कहते हैं, P5। इसके पास वीटो शक्ति होती है और ये कुछ भी विरोध कर देते हैं, ये बिल पास नहीं आता, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, P5 कहते हैं। 10 अस्थायी सदस्य हैं, क्या नाम है, 10 अस्थायी सदस्य हैं। इसी 10 अस्थायी सदस्य में डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, सोमालिया और पनामा 5, हर 5-5 देश हर साल पर रिटायर होते रहते हैं। इसका जो अस्थायी समिति अस्थायी सदस्य है इसको क्षेत्र के आधार पर प्रतिनिधित्व मिलता है। जैसे भारत है दक्षिण एशिया में है, दक्षिण एशिया में है, दक्षिण एशिया से हर साल किसी न किसी देश को भाग पार्टिसिपेंट मिलेगा। उसी तरीके जैसे उत्तरी अमेरिका और लैटिन अमेरिका देखिए पनामा को मिला है, अफ्रीका है तो सोमालिया को मिला है, डेनमार्क और ग्रीस को किससे मिला, यूरोप से मिला है, पाकिस्तान दक्षिण, इस तरह से हर साल जो है कुछ ना कुछ उसको भाग के हिसाब से प्रतिनिधित्व मिलते रहता है। तो उसी तरीके से 10 भाग मिला है। तो यूएनएससी के 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 अस्थायी सदस्य जिसको हम लोग क्या कहते हैं, P5। इसका नाम है ब्रिटेन, रूस, अमेरिका, फ्रांस और चीन। और यूएनओ की स्थापना कब हुई जी, 24 अक्टूबर 1945। ये नहीं हुआ था जी 24 अक्टूबर, इसीलिए 24 अक्टूबर को हम लोग क्या बनाते हैं, संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं 24 अक्टूबर को। ठीक, अब आपसे पूछ सकता है ओमान की राजधानी कहाँ है, मस्कट। तो ओमान ने ये पूछ सकता है कि हाल ही में चर्चा में स्थल थे, 3 दशक बाद पुनः लासाइल खदान, लासाइल तो ओमान का एक जगह है, उसी लासाइल से जो है तांबे का निर्यात शुरू किया। क्या निर्यात शुरू किया है, तांबे का निर्यात। क्या शुरू किया है, तांबे का निर्यात पुनः। ये बहुत पहले तांबे इससे निकलता था, लेकिन बीच में पर्यावरण प्रभाव और वहाँ के लोगों के विरोध की वजह से ये बंद हो गया था। फिर से इसमें जो है बढ़ती मांग के हिसाब से इसको शुरू किया गया है, लगभग 30 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद, 30 वर्ष बाद। और लास्ट ये है, विश्व में तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, चिली। ये चिली के पास जो है कौन मरुस्थल है, चिली के पास पेटागोनिया का मरुस्थल है ना जी, उसी पेटागोनिया के मरुस्थल के पास चुक्की माटा, क्या नाम है, चुक्की माटा, इसको हम लोग कहते हैं चिली में खदान है तांबे की, लिख लीजिए चुक्की माटा। तो उसी चुक्की माटा की खदान में चिली का में सबसे बड़ा तांबा उत्पादन होता है। और तांबा जो है विश्व में सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए मटेरियल है, मतलब इसका इलेक्ट्रिक जो अप्लायंसेज है, कंडक्टर, उसमें इसका यूज किया जाता है।
अब ये आप लोग खूब नाम सुने होंगे, जो भी लोग आईपीएल कमेंट्री सुनते होंगे वो खूब ही लोग नाम सुनते होंगे। 2025 से जैसे ही 2025 एक वर्ष आया था, तो हर साल जो है कुछ कुछ ईयर के बाद जनरेशन चेंज होता है, और जनरेशन चेंज होने के बाद उसका आगे नाम दिया जाता है। अब 2025 से लेकर 2039 के बीच में जो भी बच्चा जन्म होगा उसका नाम रहेगा जनरेशन बीटा। क्या नाम रहेगा? जेन बीटा। तो आपसे प्रश्न पूछेगा जेन बीटा का क्या नाम है? जनरेशन बीटा। इससे पहले जो हम लोग 2095 से लेकर 2009 तक के बच्चे थे उसको जेन जेड कहा जाता था, ABCD से लेकर जेड तक खत्म हो गया। फिर उसके बाद जो 2009 से लेके 2024 तक जो बच्चा, जिसमें अभी जो 15 साल गुजरा 2009 से 24 तक का, उसको क्या नाम दिया गया? जेन अल्फा। और 2039 के बाद जो आगे प्लस बच्चा उसके बाद जो आएगा उसको हम लोग क्या देंगे? गामा। तो इस तरह से नाम दिया जाता है। तो हो सकता है मैं भी आपसे कहीं मिलान करने, या जो भी लोग कमेंट्री सुनते होंगे तो उसमें बहुत नाम इसमें सुने होंगे कि जो क्या नाम है इसका, बाकी क्रिकेटर जेन जेड से होते होंगे, लेकिन जो ये वैभव सूर्यवंशी है वो जेन अल्फा से था। तो उसके बाद भी इन्होंने जो है जेन अल्फा मतलब 15 साल जिसका आसपास कम उम्र रहता है। तो ये बात समझ में आ गए? अब देखिए ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। यूके ने क्वांटम आधारित परमाणु घड़ी विकसित की है। क्वांटम मतलब जो क्यूबिट होता है, जो उसमें तरंग भौतिकी और पार्टिकल्स और वेव दोनों के एक साथ अध्ययन किया जाता है। तो उसमें क्यूबिट्स में जो क्वांटम बिट्स में जो कार्य करेगा उसको हम लोग क्वांटम तकनीक कहते हैं। तो यूके मतलब क्या हुआ, यहाँ ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम ने क्वांटम आधारित परमाणु घड़ी विकसित किया है। तो आपसे पूछेगा क्वांटम आधारित परमाणु घड़ी किसने विकसित किया है? यूके ने किया है। अब देखिए ये हम लोग जैसे थीम पार्क समझते हैं, थीम पार्क कि इसका थीम पार्क या इस थीम पार्क, उसी तरीके से उत्तराखंड सरकार ने ये भी देखिए 66 या 67 बीपीएससी जाके प्रश्न पूछी लाइएगा। तो 15-10 मिनट और बताएंगे कितना, रुकिए। अच्छा ये पेज बताते हैं, थोड़ा देर और। तो उत्तराखंड में जो थीम आधारित पार्क होता है तो उसी में हम लोग ने महाभारत वाटिका और रामायण वाटिका का निर्माण हुआ है। तो आपसे पूछेगा कि महाभारत वाटिका और रामायण वाटिका का उद्घाटन कहाँ हुआ है, शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो ये उत्तराखंड में हुआ, हल्द्वानी में। इसमें क्या होगा, तो जैसे हम महाभारत में और रामायण में जिन जिन पेड़ों का, जिन जिन जड़ी बूटियों का जिक्र किया गया है वहाँ इसको लगाया जाएगा, उसी थीम आधारित चीज़ पर लगाया जाएगा। भारत सरकार ने, ये देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपसे प्रश्न ये पूछेगा ही पूछेगा आगे, ये और एक और आगे बताएंगे वो दोनों आपसे पूछेगा ही। भारत सरकार ने जीडीपी गणना के लिए, जीडीपी गणना जो हम लोग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक साल में उत्पादित सभी वस्तुओं के मौद्रिक मूल्य को हम लोग क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं। तो जीडीपी गणना के लिए आधार वर्ष 2011-12, हम लोग जानते हैं कि 2016-17 में हमने अपना आधार वर्ष 2004-5 से क्या चेंज कर लिया था, 2011-12 चेंज कर लिया। तो उसकी जगह हम लोग अब 2022-23 को आधार वर्ष बनाने का निर्णय लिया है। देखिए हम लोग जब जीडीपी गणना करते हैं यानी पैसा का गणना करते हैं, एक करते हैं आधार वर्ष पे, क्या करते हैं? आधार वर्ष पे। और एक करते हैं वर्तमान मूल्य पर, क्या करते हैं? वर्तमान मूल्य पर। जैसे आप दिखाते हैं कि इस चीज़ से समझिएगा कि हमारे देश में 2011-12 में मान लिया जाए कलम का उत्पादन होता था 3 कलम। कितना? 3 कलम। इसको कैसे समझिएगा, सबसे आसान बताते हैं। मान लीजिए 5 कलम उत्पादन होता था और 5 कलम में से एक कलम का दाम था 100 रुपया। क्या था? 100 रुपया। और हम लोग का कुल जीडीपी कितना हो गया? कितना हो गया जी? 500 रुपया हो गया। मान लिया जाए देश में हमने 5 कलम का उत्पादन किया और 100 रुपया कलम का दाम था, 500 रुपया जीडीपी हो गया। अब हम लोग आए 2025-26 में। कब आए? 2025-26 में। मान लिया जाए 2025-26 में हम लोग का कलम का उत्पादन हुआ 5 ही, लेकिन मान लीजिए कलम का दाम 100 रुपया से बढ़ के हो गया 120 रुपया, मान लिया जाए। अब हम लोग का जीडीपी कितना हो गया? ये 600 रुपया। इसमें आपको क्या नजर आया कि ये जो हम लोग का जो अंतर हुआ, यानी हम लोग का 100 रुपया जीडीपी बढ़ा, ये हम लोग का 100 रुपया जीडीपी क्यों बढ़ा? क्योंकि महंगाई बढ़ गया है।
यानी महंगाई में बढ़ोतरी नहीं हुआ। हम लोग का जो उत्पादन होता था वो पहले भी 5 पेन था और अभी भी 5 ही पेन है। यानी हम लोग क्या देखते हैं कि जो वर्तमान मूल्य, जो हम बताएं कि जीडीपी गणना हम लोग किस पे करते हैं, आधार वर्ष और वर्तमान मूल्य पर। तो वर्तमान मूल्य हमको महंगाई के बारे में बताता है और उसी आधार पे हम लोग उत्पादन करते, मतलब गणना कर लेते हैं। लेकिन जो आधार वर्ष है वो वास्तविक मूल्य के बारे में बताता है कि 2011-12 भी हमारा 5 उत्पादन होता था, अभी भी हो रहा है। इसी चीज़ को बदलने के लिए कब हम लोग का आधार वर्ष 2011-12 जगह क्या होगा, 2022-23 होगा। इसको बदलने का निर्णय सरकार ने लिया है और जल्द भी इसको गजट के द्वारा घोषणा कर दिया जाएगा। तब हम लोग जब भी पढ़ेंगे तो आधार वर्ष पहले 11-12 पढ़ते थे ना जी, शुरू में, इससे पहले 2004-5, फिर 16-17 में समिति गठित करके उसको क्या गया 11-12, अब फिर समिति गठित करके क्या गया है 22 और 23, यानी आधार वर्ष 22 और 23। देखिए आधार वर्ष जिस वर्ष भी हमारे पास ज़्यादा आंकड़ा हो जाता है जीडीपी का, महंगाई का, तो उसको हम लोग आधार वर्ष बना लेते हैं। अब देखिए तेलंगाना सरकार ने, तेलंगाना के जो रेड्डी गवर्नमेंट है, मुख्यमंत्री हैं, तो उन्होंने सावित्री बाई फुले, ज्योतिबाई फुले की पत्नी है सावित्री बाई फुले को भारत का सबसे पहला बालिका विद्यालय खोलने का जिक्र किया जाता है। उनकी जयंती है 3 जनवरी को। उन्होंने महिला शिक्षिका दिवस, क्या नाम है, महिला शिक्षिका दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। उसके बाद लिखिए चीन तथा यूएसए के बाद मेट्रो रेलवे नेटवर्क में, मेट्रो जो हम लोग का चलता है उसके नेटवर्क में भारत किसवें स्थान पे आ गया है, 3रे स्थान पे आ गया है। रेलवे में तो चौथा ही बता ही दिए। भारत में सबसे पहला मेट्रो कहाँ बना था, कोलकाता में 1985-86 में चला था। और हाल ही में कोच्चि में जल मेट्रो की शुरुआत की गई है। भारत में वर्तमान में किस शहर में सबसे अधिक मेट्रो है लंबाई के हिसाब से, दिल्ली। सबसे लंबी मेट्रो किस शहर में है, दिल्ली में, लंबाई के हिसाब से सबसे पहला मेट्रो कहाँ चला था, कोलकाता। सबसे अधिक लंबा मेट्रो कहाँ है, दिल्ली। और सबसे अभी जल मेट्रो की शुरुआत कहाँ हुई है, कोच्चि, केरल में। और बिहार में मेट्रो 4 शहर में बनाने का निर्णय लिया गया है, पटना के बाद मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया और दरभंगा। ये 4 शहर भारत में मेट्रो का बिहार में निर्माण किया जाएगा। अब देखिए इंडोनेशिया ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य बना। पूर्ण सदस्य मतलब अब ब्रिक्स का सदस्यता 5 लोगों से बढ़ कितना हो गया है, 10 हो गया है। आप लोग जानते होंगे ब्रिक्स की जो इससे पहले अध्यक्षता हुई थी, तो मिस्र, देखिए मिस्र, इथोपिया, ईरान, यूएई, ये तो 4। आप लोग जानते हो कि एक देश था अर्जेंटीना, कौन था, अर्जेंटीना। और एक देश था सऊदी अरब, ये नाम सुने होंगे। तो ये 5 देश जिसका नाम ले रहे हैं, 1, 2, 3, 4 और ये 5 देश ने घोषणा किया था कि हम ब्रिक्स का सदस्य बनेंगे। लेकिन इस दोनों देश ने अभी तक ये तो बोल दिया कि हम शामिल नहीं होंगे, और इसने अभी तक उसको अनुमोदन नहीं किया है कि हम ब्रिक्स का सदस्य बनेंगे। लेकिन ये मिस्र, इथोपिया और यूएई बना है, और इंडोनेशिया अभी ब्रिक्स का नया सदस्य बना है। तो ये बना है 10वां सदस्य। उसके बाद ब्रिक्स का एक बैंक होता है एनडीबी, क्या नाम है, जो ब्रिक्स बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको हम लोग ब्रिक्स बैंक कहते हैं। इसको क्या नाम है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स। इसकी स्थापना हुई थी 2014 में फोर्ट लेजा घोषणा के तहत, फोर्ट लेजा घोषणा के तहत हुई थी। तो इसका भी सदस्य बना है 9 नंबर का, कितना, 9 नंबर का सदस्य बना है इंडोनेशिया। ठीक, याद रहेगा इतना चीज़ ब्रिक्स के बारे में। और ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी, विदेश मंत्रियों के उसका जो सम्मेलन हुआ था 2005-06 में, इसको स्थापना की बात की गई थी। लेकिन ये स्थायी रूप से 2009 से काम करना शुरू किया था। कब से, 2009 से काम करना शुरू किया था। शुरू में इसके देश थे BRIC, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना। 2010 में इसमें शामिल हुआ कौन, साउथ अफ्रीका। तो इसका नाम हो गया BRICS। ठीक, इसका कोई भी ऑफिस नहीं है, कोई भी क्षेत्रीय कार्यालय इसका कहीं नहीं है। हर साल अल्फ़ाबेटिकल रूप से इसमें देश जो है अपना प्रतिनिधित्व करता है। ठीक, चलिए ये ठीक है, ये लास्ट हम लोग का होगा, फिर आगे हम लोग कल देखेंगे। सिक्किम में भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया, जैविक रूप से। इससे भी आप लोग जानते होंगे भारत का पहला जैविक राज्य कौन है, सिक्किम। और उसी तरह से हम मत्स्य पालन में भी किसी कंपोस्ट का, जो केमिकल चीज़ का उत्पादन नहीं किया जाएगा, उसके लिए शुरुआत किया गया सिक्किम में। इसका उद्घाटन किसने किया है, भारत के मत्स्य पालन एवं डेयरी मंत्री कौन है, बिहार एक हैं, ललन सिंह जी, राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह जी ने इसका उद्घाटन किया है। हाँ, तो वो कहाँ सांसद है, मुंगेर से, मुंगेर से नहीं, हाँ मुंगेर से ही है। अगला और अंतिम देख लीजिए,
प्रोफेसर राम रमेश चंद्र, ये भी आप समझ लीजिए। WPI के आधार पर होलसेल प्राइस इंडेक्स हम लोग जानते होंगे, तो 18 सदस्यीय कार्य समूह गठन किया है। जो WPI का भी आधार वर्ष कितना 2011-12, इसके भी आधार वर्ष को 2022-23 में चेंज करने के लिए एक समिति गठन किया गया है। उस समिति गठन कौन है? प्रोफेसर रमेश चंद्र, ये नीति आयोग के सदस्य भी हैं, तो ये भी आपसे पूछ सकता है। प्रोफेसर रमेश चंद्र ये नीति आयोग के भी सदस्य हैं, तो सदस्य नीति आयोग के, तो इन्हीं की अध्यक्षता में एक समिति गठन किया गया है जो WPI मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स के आधार बस चेंज करेगा। WPI होता है थोक मूल्य सूचकांक जिसको हम लोग कहते हैं। साथ ही साथ महंगाई मापन या कीमत मापने के लिए WPI की जगह ये प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स यानी उत्पादन मूल्य सूचकांक जिसको हम लोग PPI कहते हैं, इसका जांच करेगा। देखिए जो हम लोग WPI लेते हैं इसमें सिर्फ वस्तु यानी गुड्स का यूज किया जाता है, लेकिन जो प्रोडक्शन प्राइस इंडेक्स है यानी उत्पादन मूल्य सूचकांक, इसमें गुड्स एंड सर्विसेज यानी सेवा का भी किया जाता है। वर्तमान समय हम देखते होंगे कि हर जगह सेवा क्षेत्र का महत्व बढ़ता जा रहा है। अब जैसे कहीं पे भी 1 किलो टमाटर का उत्पादन हुआ, उस 1 किलो टमाटर के उत्पादन में बहुत सारे उस टमाटर से फिर जूस का उत्पादन हुआ या जो टोमेटो सॉस का उत्पादन हुआ, तो उसमें बहुत सारे सर्विस सेक्टर ने भी काम किया, प्रोसेसिंग हुआ, ग्राइंडिंग हुआ, तो सर्विस सेक्टर भी काम किया। तो उस हिसाब से कि हम उसका भी जांच करेंगे कि आप भाई WPI में सिर्फ हम लोग वस्तु का मापन करते हैं, कीमत का मापन और सेवा का मापन नहीं करते हैं। अब एक प्रश्न जो आप लोग याद ही कर लीजिएगा, BPSC इससे पहले भी पूछ चुका है इकोनॉमिक्स के तहत, कि जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है उसमें कुछ का वेटेज दिया गया है, वेटेज के आधार पे हम लोग मानते हैं। तो उसमें सबसे पहला है विनिर्माण वस्तु जिसको हम लोग कहते हैं किसी चीज़ को पुनः बनाना, उसका भार है 64.23%। उसके बाद दूसरा हम लोग का है प्राथमिक प्राइमरी सेक्टर गुड्स, उसका 22.62% है। उधर बिजली और ईंधन का भारांश है 13.15%। तो ये आपको BPSC में मिलान करने के लिए आपसे पूछ सकता है, ठीक। तो ये आपसे पूछ सकता है, सर को बुलाइए, तो पूछ सकता है। तो अब आगे हम लोग इससे आगे करंट अफेयर्स कल देखेंगे। आप लोग कमेंट करके हम लोग को बताइएगा कि कैसा लग रहा है। ये क्लास आदित्य GMC IAS एकेडमी के ऐप पे मिलेगा और हम लोग क्रैश कोर्स चला रहे हैं, जो आपको हम बताए हैं कि मात्र 201 रुपये में आपको ये क्रैश कोर्स ऑनलाइन मोड में मिलेगा। आदित्य IAS ऐप है, इसी ऐप को इंस्टॉल कीजिएगा और इसी ऐप के इंस्टॉल करने पे आपको ये कोर्स मिलेगा। और 9934902040 पे फ़ोन करके, जो ये नंबर है, इस पे फ़ोन कीजिएगा तो आपको सारी जानकारी इस पे मिल जाएगा। तो कमेंट करके बताइएगा आप लोग क्लास कैसा मिला। अगले क्लास में मिलते हैं। अगला क्लास आगे हम लोग ऐप पे क्लास लेंगे।